आज की हमारी क्लास रहेगी बीपीएससी 133, ठीक है। तुलनात्मक सरकार और राजनीति आपका बुक रहेगा। बीपीएससी 133 के भाई मेरे हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम में भाई मेरे देखने को 100% आएंगे क्वेश्चन। जो जो मैं बता रहा हूं ये सारे क्वेश्चन आप लोग जरूर करके जाइएगा, याद रखिएगा, ठीक है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, और इससे ये सारे क्वेश्चन भाई आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, तो देखिएगा। सबसे पहले जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे भाई मेरे क्या रहेगा, संसदीय शासन को बताओ। भाई संसदीय शासन प्रणाली के गुण बताओ, संसदीय शासन प्रणाली के दोष बताओ। भाई मेरे संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन भाई आपसे आ सकता है कि अध्यक्षात्मक शासन, अध्यक्ष यानी जहां पर राष्ट्रपति शासन होता है। भाई जैसे अमेरिका में देखोगे तो कौन सा शासन है भाई, वहां पर राष्ट्रपति के पास ही सारी शक्तियां सारी पावर है, उसको वो हम लोग कहते हैं भाई अध्यक्षात्मक शासन। यानी प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है, यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है, इसके गुण बताइए, इसके दोष बताइए। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं भाई मेरे, देखेगा तो भाई संसदीय शासन क्या होता है। संसदीय शासन मतलब अगर देखोगे तो भाई भारत में संसदीय शासन ही है। अरे भाई मेरे जहां पर संसद ही क्या करती है, कानून बनाती है, सारी शक्तियां जहां पर भाई संसद के हाथ में निहित है, वही तो होता भाई संसदीय शासन। संसदीय शासन में अगर आप देखोगे भाई मेरे प्रधानमंत्री के पास ही सारी शक्तियां होती हैं संसदीय शासन में, यानी जिसको हम बोलते हैं भाई पार्लियामेंट्री सिस्टम ना। तो हमारे देश में कैसा शासन है भाई मेरे, संसदीय शासन ही तो है। तो भाई इसके भाई विशेषता क्या है, तो भाई संसदीय शासन में देखोगे तो प्रधानमंत्री सरकार का नेतृत्व करता है। आप सबको पता भाई हमारे देश में भी तो संसदीय शासन है, और जो भाई प्रधानमंत्री होता है संसदीय शासन में, वही पूरी सरकार को करता धरता होता है। भाई देखते नहीं हो, नरेंद्र मोदी जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरी सरकार जो देखोगे तो उन्हीं के इर्द गिर्द ही घूमती है। यानी संसदीय शासन जहां पर होता है, जैसे भारत में संसदीय शासन है, ब्रिटेन में संसदीय शासन है, पाकिस्तान में संसदीय शासन है। तो संसदीय शासन में देखो क्या होगा भाई मेरे, कि प्रधानमंत्री ही कह सकते भाई सारी शक्तियां उसी के हाथ में निहित है, यानी संसद में। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता भाई, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो कैबिनेट होती है उसका प्रमुख कौन होता भाई, प्रधानमंत्री। संसद के सदस्य के रूप में भाई कौन चुना जाता, प्रधानमंत्री संसदीय शासन में। यानी संसदीय शासन में अगर आप देखोगे तो भाई सारी शक्तियां किसके हाथ में नहीं थे, प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। राष्ट्रपति भाई मेरे नाम मात्र का होता है, उसके पास कुछ खास तौर से होता नहीं है। संसदीय शासन में देखोगे तो प्रधानमंत्री भाई क्या सरकार को नेतृत्व करता है। दूसरा क्या है कि संसदीय शासन में भाई कार्यपालिका और विधायिका। कार्यपालिका होता भाई प्रधानमंत्री की कैबिनेट, विधायिका मतलब संसद। दोनों में आपस में भाई जिम्मेदार होते। देखो ना भाई, जो जैसे जैसे मंत्री परिषद अगर आप देखोगे, जैसे नरेंद्र मोदी की जो मंत्रिमंडल है वो भाई किसके प्रति जिम्मेदार है, संसद के प्रति जिम्मेदार है। यानी कार्यपालिका और विधायिका में भाई मेरे आपस में यानी संबंध पाया जाता है। संसदीय सरकार में क्या होता कि संसदीय जो सरकार होती किसके प्रति जिम्मेदार है भाई, संसद के प्रति जिम्मेदार है ना। देखा होगा भाई ना हमारे देश में अगर आप देखोगे तो भाई ये सरकार को संसद में जवाब देना पड़ता है ना। भाई जो भी सवाल सरकार से पूछे जाएंगे तो देखते नहीं कि भाई सरकार जाकर के संसद में जवाब देती है। तो संसदीय शासन में क्या होता है भाई, जो सरकार होती है वो संसद के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, संसद में जाकर जवाब देगी। आप लोगों ने कई बार देखो भाई हमारे देश में भी नरेंद्र मोदी की सरकार कई सारे मुद्दों पर बोलती नहीं है, तो कई बार देखो ना विपक्ष के लोग भाई उनको संसद में सवाल पूछते हैं। तो संसदीय सरकार जो होती है यहाँ पर जवाब देती है भाई मेरे, वो संसद के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए संसद में जवाब देती है। संसदीय शासन में क्या होता है भाई, दोहरी जिम्मेदारी होती है। क्या है इसमें भाई में देखोगे, जो प्रधानमंत्री होता है संसदीय शासन में, ये मंत्रिमंडल के संसद के प्रति जिम्मेदार होता है। आप देखो भाई जो संसदीय शासन होता है क्या होता है कि प्रधानमंत्री जो है भाई मेरे वो संसद के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, संसद का वो भाई प्रमुख नेता भी होता है। अगर आप देखोगे भाई हमारे देश में जो लोकसभा है, लोकसभा के सदस्य कौन है भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, प्रधानमंत्री भी हैं और लोकसभा के सदस्य हैं। तो भाई जो प्रधानमंत्री होगा क्या होगा, वो हाउस यानी लोकसभा के प्रति क्या जिम्मेदार भी होंगे। तो क्या है, प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल को भी देखता है और पूरी सरकार को भी देखता है, संसदीय शासन में होता है। देखते नहीं कि संसदीय शासन में जैसे भाई हमारे देश में संसदीय शासन है, तो देखोगे जो प्रधानमंत्री है वो पूरे मंत्रिमंडल को भी देखता है। दोहरी जिम्मेदारी क्या होती, यानी कह सकते हो कि इसको डबल, यानी संसद को भी देखेगा और सरकार को भी देखने का काम कौन करता भाई, प्रधानमंत्री। देखते नहीं संसदीय शासन में तो यही होता ना कि प्रधानमंत्री भाई मेरे सरकार को भी चला रहा है
और संसद की भी देखरेख कर रहा है। दूसरा, संसदीय शासन में प्रधानमंत्री संसद के बहुमत के आधार पर बनते हैं। भाई संसदीय शासन में सबसे बड़ी यही खासियत है कि भाई जब तक सरकार को बहुमत रहेगा भाई मेरे, तभी तक प्रधानमंत्री होंगे। देखते नहीं भाई, जिसका बहुमत चला जाएगा सरकार बदल जाएगी। इसलिए देखोगा कि भारत में जो प्रधानमंत्री होते भाई मेरे 5 साल के तो बनाया जाता, लेकिन भाई अगर आपके पास बहुमत नहीं है, मेजोरिटी नहीं है, तो भाई आप प्रधानमंत्री नहीं बने रहेंगे। यानी जब तक कह सकते हैं प्रधानमंत्री को संसद में बहुमत है तभी तक वो प्रधानमंत्री बन सकता है, नहीं तो भाई उसकी सरकार गिर जाएगी। संसदीय शासन में खास तौर से बड़ी विशेषता है, संसदीय सरकार में बहुमत के आधार पर सरकार बनती है। बहुमत होगा तो भाई मेरे आपकी सरकार रहेगी, नहीं तो आपकी सरकार भाई मेरे गिर जाएगी और चुनाव हो जाएगा। ठीक है, संसदीय शासन में क्या होता है भाई, जो राष्ट्रपति होता है वो एक प्रकार से भाई मेरे कह सकते हैं नाम मात्र का मुखिया होता है। देखते हैं भाई मेरे, राष्ट्रपति की सारी शक्तियों का प्रयोग कौन करता है भाई, प्रधानमंत्री करता है। तो संसदीय शासन में क्या होता है भाई, जो राष्ट्रपति होता है वो बहुत ज्यादा उसका काम धाम होता नहीं है, समझ लो। देखते हैं हमारे देश में भाई मेरे अगर आप देखोगे तो राष्ट्रपति भाई उसकी बहुत ज्यादा पावर और होती नहीं है। राष्ट्रपति की सारी शक्तियों का प्रयोग कौन करता है भाई संसदीय शासन में, भाई प्रधानमंत्री करता है। देखते नहीं भाई, मोदी तो सारी शक्तियों का प्रयोग करते राष्ट्रपति की। अब बात करें भाई संसदीय शासन में भाई मेरे कौन कौन से गुण है, यानी कौन कौन सी बढ़िया बातें हैं। तो भाई संसदीय शासन में अगर आप देखोगे तो बहुमत के आधार पर सरकार बनती है, और जिस दिन भाई सरकार के पास बहुमत रहेगा भाई मेरे सरकार गिर जाएगी। संसदीय शासन में देखोगे तो विशेषता क्या है कि भाई जब तक सरकार को सदन में बहुमत है, जब तक उसके पास सांसद हैं जितनी बहुमत वाला, तब तक भैया सरकार रहेगी, नहीं रहेगा तो सरकार गिर जाएगी। संसदीय शासन में होता है। सरकार पर संसद का नियंत्रण रहता है, यानी सरकार क्या करती है, संसद को चलाती है। यानी सरकार जो है संसदीय शासन में, सरकार जो होती है भाई संसद के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, संसद में जाकर के भाई मेरे उसको जवाब देना पड़ेगा। संसदीय शासन में क्या होता है कि सरकार जो है वो संसद के प्रति, यानी हाउस जो है कह सकते पार्लियामेंट के प्रति क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। संसदीय सरकार में भाई शासन बहुत लचीलापन होता है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर भाई मेरे सरकार को यहाँ पर बदला भी जा सकता है। तो संसदीय सरकार में क्या है कि जो शासन है वो लचीला है, फ्लेक्सिबल सिस्टम होता है कि भाई जिस दिन सरकार के पास बहुमत रहेगा नहीं रहेगा भाई उस दिन सरकार गिर जाएगी। संसदीय शासन में हमको यह खास तौर से देखने को मिलेगा कि जब तक सरकार के पास बहुमत है, जब तक नंबर है भाई, अगर आप देखो जैसे हमारे देश में भाई मोदी की सरकार है, तो भाई मेरे जब तक मोदी को बहुमत है सदन में, लोकसभा में बहुमत है, तभी तक वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे। जिस दिन भाई मेरे उनका बहुमत चला गया उस दिन कह सकते हो प्रधानमंत्री से भाई मेरे रिजाइन देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब संसदीय शासन में क्या होता है कि जब तक बहुमत है, जब तक आपकी मेजोरिटी है, तभी तक आप प्रधानमंत्री रहेंगे। भाई जिस दिन बहुमत चला गया उस दिन भैया सरकार भी नहीं बचेगी। संसदीय शासन में भाई दोष यानी कमियां क्या है, तो संसदीय शासन में देखो भाई छोटे छोटे दलों के साथ इसमें गठबंधन करके सरकार बनती है। संसदीय शासन में होता भाई मेरे कि जब तक बहुमत है तब तक सरकार रहेगी, सरकार बीच में भाई मेरे गिर जाती है। संसदीय शासन की सबसे बड़ी कमी यही है, होता ना भाई जब तक आपके पास बहुमत है तभी तक सरकार रहेगी संसदीय शासन में, और जिस दिन भाई आपके पास बहुमत नहीं रहा, यानी आपके पास सांसद नहीं रहे, जितने सांसद चाहिए नहीं रहे, तो भाई आपकी सरकार गिर जाएगी। भाई अगर आप हमारे देश में देखोगे तो भाई लोकसभा में कितने लोग हैं, 543। कितने हैं मेंबर लोकसभा में, कितने सदस्य हैं भाई, 543। और बहुमत कितना है, 272 का। बहुमत कितना भाई मेरे, 272 का। तो भाई जिसको प्रधानमंत्री बनना है कम से कम 272 सांसदों का समर्थन जिसको होगा वही भाई मेरे प्रधानमंत्री बनेगा। समझ रहे हो, अगर भाई मेरे 272 से अगर आपके सांसद कम हुए समर्थन वाले तो भाई सरकार आपकी गिर जाएगी। संसदीय शासन में यही होता भाई मेरे। इंडिया का एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप उसको बेहतर समझ पाए, ठीक है। संसदीय शासन में क्या होता है कि भाई संसद अस्थाई बहुमत नहीं होता, बार बार यहां संसदीय सरकार में भाई सरकारें बदलती रहती हैं। जिस दिन भाई मेरे बहुमत गया उस दिन सरकार चली जाएगी, ये कंफर्म है। कुछ मामलों में कह सकते हैं विधायिका पर कार्यपालिका का, संसदीय शासन में कहता भाई जो प्रधानमंत्री के कैबिनेट होती है वो संसद पर कई बार दबाव बना करके भाई कोई भी कानून बनवा लेती है। संसदीय सरकार में हमको यह देखने को मिलता है। तो भाई भारत में अगर आप देखोगे संसदीय शासन ही हमारे देश में भाई मेरे पार्लियामेंट्री सिस्टम जिसको बोलते हैं, जिसे अगर आप देखो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है भाई, सारी शक्तियां भाई संसद में नीचे, प्रधानमंत्री भाई सर्वे सर्वा होता। देखते हैं हमारे देश में संसदीय शासन ही तो है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई मेरे हम लोग देखेंगे अध्यक्षात्मक शासन या अध्यक्षीय शासन, जिसको बोलते भाई प्रेसिडेंशियल सिस्टम। जिसे भाई अगर आप लोग अमेरिका में देखोगे ना तो अमेरिका में भाई राष्ट्रपति भाई मेरे सब कुछ होता है। अध्यक्षात्मक को ही बोलते भाई राष्ट्रपति शासन प्रणाली,
कई बार एग्जाम में आपको पूछ देगा कि राष्ट्रपति शासन प्रणाली पूछ देगा, तो भाई अध्यक्षात्मक शासन बोलो या राष्ट्रपति शासन प्रणाली बोलो, दोनों का मतलब भैया मेरे एक ही होता है। तो भाई जो अध्यक्षात्मक शासन होता है, राष्ट्रपति शासन प्रणाली, उसमें क्या होता है? तो भाई राष्ट्रपति शासन प्रणाली में या अध्यक्षीय शासन में क्या होता है कि राष्ट्रपति ही सरकार का मुखिया होता है, सारी शक्तियां भाई मेरे राष्ट्रपति के हाथों में नहीं है। राष्ट्रपति शासन प्रणाली में या अध्यक्षात्मक शासन में क्या होता है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है, जनता सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। भाई देखोगे अमेरिका में क्या है, अमेरिका में भाई राष्ट्रपति शासन प्रणाली है, तो भाई जो राष्ट्रपति होता है वो सीधा जनता के द्वारा चुन करके आता है, समझ रहे हो? यानी राष्ट्रपति शासन प्रणाली में क्या होता भाई मेरे कि राष्ट्रपति जो है वो यानी पूरी सरकार राष्ट्रपति के इर्द गिर्द, यानी राष्ट्रपति के पास ही सारी शक्ति होती है भाई राष्ट्रपति शासन प्रणाली में, अध्यक्षात्मक सिस्टम में। और राष्ट्रपति जो होता है वो भाई मेरे डायरेक्ट जनता के द्वारा चुन करके आता है। राष्ट्रपति शासन प्रणाली में क्या देखोगे कि जनता वोट डाल करके डायरेक्ट राष्ट्रपति को चुनती है, जैसे भाई अमेरिका में होता है। तो अमेरिका में कौन सी शासन प्रणाली भाई मेरे? राष्ट्रपति शासन प्रणाली है। तो अमेरिका में देखो भाई जो ट्रंप है भैया डायरेक्ट जनता उनको वोट डाल करके चुनती है और पूरी सरकार भाई ट्रंप के आस इर्द गिर्द ही घूमती है। यही राष्ट्रपति शासन प्रणाली में होता है। अध्यक्षात्मक शासन में कार्यपालिका और विधायिका अलग अलग होती है। भाई राष्ट्रपति शासन प्रणाली में देखोगे तो क्या होता है, जो कार्यपालिका यानी जो संसद है, जो राष्ट्रपति है, दोनों अलग अलग काम करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर देखो भाई जो प्रधानमंत्री है वो संसद में जाकर के काम करते हैं, संसद और प्रधानमंत्री एक साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन में क्या होता है भाई, जो राष्ट्रपति है, जो संसद है, दोनों अलग अलग होकर के भाई मेरे काम करते हैं। कहां पर होता भाई? अध्यक्षात्मक शासन में। अगर आप लोग अमेरिका में देखोगे ना तो भाई ट्रंप जो है वो अपना मंत्री अलग प्रकार के बनाते हैं, यानी जो संसद है वो अपना कानून बनाती रहती है। यानी अध्यक्षात्मक शासन में देखेंगे तो भाई मेरे राष्ट्रपति अलग काम करता है, संसद अलग काम करती है। अध्यक्षात्मक शासन में राष्ट्रपति शासन प्रणाली अलग अलग चुनाव। भाई अगर आप देखो जहां पर राष्ट्रपति शासन प्रणाली होती है वहां पर राष्ट्रपति के लिए अलग चुनाव होता है और जो सांसद होते हैं भाई उनके लिए अलग अलग चुनाव होता है। भाई अमेरिका में देखोगे तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा अलग होगा और जो संसद के सदस्य होते हैं, जो सांसद होते हैं, उनके लिए भाई मेरे अलग अलग चुनाव किए जाते हैं। यानी राष्ट्रपति और सांसदों का चुनाव अलग अलग प्रकार से होता है। भाई भारत में तो अलग अलग नहीं होता, प्रधानमंत्री का अलग चुनाव हो और सांसद का अलग चुनाव, ऐसा नहीं होता। लेकिन राष्ट्रपति शासन प्रणाली में क्या होता है भाई, अमेरिका में देखोगे तो अमेरिका में राष्ट्रपति अलग चुना जाएगा और फिर सांसदों को भी चुना जाता है अलग से। स्थिर सरकार होती भाई राष्ट्रपति शासन प्रणाली में। अगर आप देखो भाई अगर एक बार सरकार चुन ली गई तो भाई मेरे जितने साल के लिए चुनी गई उतने साल के, भाई अमेरिका भाई मेरे 4 साल के लिए सरकार होती है। आप अपने यहाँ तो बोलते भाई 5 साल होता ना, अमेरिका भाई मेरे राष्ट्रपति जो होता भाई 4 साल के लिए चुना जाता है। और भाई जो राष्ट्रपति एक बार बन गया तो भाई मेरे 4 साल तक रहेगा ही रहेगा, उससे पहले आप उसको हटा नहीं सकते हो, ठीक है। कैसे हटा सकते हो? मान लो उसने भाई मेरे देशद्रोह पर मुकदमा चल गया या ऊपर भ्रष्टाचार का मुकदमा लग गया, तभी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो भाई अमेरिका का जो राष्ट्रपति होगा अध्यक्षात्मक शासन में ये होता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल भाई मेरे फिक्स होता है। राष्ट्रपति को संसद नहीं हटा सकती है और जल्दी से भाई मेरे राष्ट्रपति को हटाया नहीं जा सकता है। संसदीय शासन प्रणाली में हमको यही दिखाई देता है। संपूर्ण कार्यपालिका का नियंत्रण। भाई जो संसदीय शासन होता है वहां पर जो कार्यपालिका है मीन्स होता है जो राष्ट्रपति की जो कैबिनेट होती है, राष्ट्रपति अपने मंत्रियों का चयन खुद करता है और अपना शासन प्रशासन भाई मेरे खुद ही चलाता है। तो भाई अध्यक्षात्मक शासन या पार्लियामेंट्री शासन की भाई मेरे क्या होती विशेषता होती है। अब इसके हम लोग भाई मेरे गुणों की बात करेंगे। तो भाई राष्ट्रपति शासन प्रणाली में या पार्लियामेंट्री सिस्टम में देखोगे तो स्थिर सरकार होती है। सरकार भाई गिरती नहीं, क्योंकि एक बार राष्ट्रपति को चुन लिया तो उतने साल तक रहता है। यहां पर शक्तियां केंद्रित होती है, शक्तियों को बंटवारा नहीं किया जाता है। भाई देखोगे राष्ट्रपति शासन प्रणाली में, अध्यक्षात्मक शासन में देखोगे तो भाई यहां पर सारी शक्तियां राष्ट्रपति के हाथ में होती हैं। यहां पर भाई राष्ट्रपति सब कुछ होता है राष्ट्रपति शासन प्रणाली में, पार्लियामेंट्री सिस्टम में। भाई अमेरिका में देखोगे ना तो सारी पावर जो है राष्ट्रपति के हाथ में ही है। जितने भाई ट्रंप ही सारी शक्तियों का यूज करता भाई अमेरिका में, तो राष्ट्रपति शासन प्रणाली में या अध्यक्षात्मक शासन में ये होता है कि राष्ट्रपति ही सारी पावर को अपने पास रखता है। कार्यपालिका और विधायिका भाई अलग अलग काम करते हैं। राष्ट्रपति शासन प्रणाली में क्या होता है, जो कार्यपालिका होती है यानी जो राष्ट्रपति की कैबिनेट होगी और जो संसद होती है, दोनों अलग अलग मिलकर के क्या करते भाई मेरे काम करते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति शासन प्रणाली में, भाई राष्ट्रपति शासन प्रणाली अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के दोष क्या हैं, क्या होते हैं? कार्यपालिका पर भाई मेरे बहुत ज्यादा शक्तियां हो जाती हैं।
राष्ट्रपति शासन प्रणाली देखो भाई, राष्ट्रपति के पास सारी पावर आ जाती है, सारी शक्ति हो जाती है, तो इसकी कमी है। यदि राष्ट्रपति, सरकार, जनता, संसद से अलग राय रखते हैं तो भाई राजनीतिक गतिरोध होता ना भाई। अब मान लो अगर राष्ट्रपति अलग बात बोले, संसद अलग बात बोले, तो कई बार लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, लोकतंत्र की जवाबदेही कम होती। भाई राष्ट्रपति शासन प्रणाली देखोगे, सरकार भाई मेरे संसद के प्रति जवाबदेह नहीं होती, इसलिए बोलते भाई राष्ट्रपति शासन प्रणाली अगर आप देखोगे तो भाई लोकतंत्र के लिए उतनी ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती। खासतौर से हम देखेंगे जो राष्ट्रपति शासन प्रणाली होती है, अगर आप देखोगे यहां पर भाई इसका डायग्राम भी बनाया गया है, देखोगे तो संसदीय शासन और अध्यक्षात्मक शासन में यहां पर तुलना की गई है। आप लोग इस डायग्राम को जरूर बनाइएगा एग्जाम में, अगर खासतौर से अगर पूछा जाए संसदीय शासन आता है या अध्यक्षात्मक शासन, जिसको राष्ट्रपति शासन प्रणाली भी बोलते हैं, तो इस प्रकार से भाई टेबल बनाना, जिसे भाई संसदीय शासन में प्रधानमंत्री होता है, अध्यक्षात्मक शासन में राष्ट्रपति होता है। संसदीय शासन में संसद के पास सारी शक्ति है, अध्यक्षात्मक शासन में कह सकते भाई जनता राष्ट्रपति को चुनती है। संसदीय शासन में बहुमत तक सरकार रहती है, अध्यक्षात्मक शासन में भाई राष्ट्रपति का कार्यकाल फिक्स रहता है 4 साल या 5 साल। संसदीय सरकार में भाई मेरे शक्तियां बटी रहती हैं, प्रधानमंत्री के पास बहुत ज्यादा शक्ति नहीं, लेकिन अध्यक्षात्मक शासन में राष्ट्रपति के पास भाई मेरे सबसे ज्यादा पावर होती है। संसदीय सरकारें भाई जनता के प्रति और संसद के प्रति जिम्मेदार होती हैं, अध्यक्षात्मक शासन में भाई ये स्वतंत्र होती हैं। खासतौर से संसदीय शासन और अध्यक्षात्मक यानी राष्ट्रपति शासन प्रणाली भाई वे क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, इस प्रकार क्या है, इसके गुण दोष बताओ, हानि लाभ बताओ, इस टाइप का क्वेश्चन भाई मेरे कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को भाई मेरे जरूर करके जाइएगा, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि भाई मेरे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो खासतौर से आता है। भाई मेरे अगला हमारा क्वेश्चन करेगा संघीय व्यवस्था यानी फेडरल सिस्टम और एकात्मक व्यवस्था यानी यूनाइटेड सिस्टम को बताओ भाई क्या होता है। संघीय शासन प्रणाली और एकात्मक शासन प्रणाली, इस टाइप का क्वेश्चन भाई मेरे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इस बार भी आपको देखने को मिल सकता है। तो देखिए भाई संघात्मक शासन प्रणाली जिसको बोलते भाई फेडरल सिस्टम और एकात्मक शासन प्रणाली जिसको बोलते हैं यूनाइटेड सिस्टम, कई बार पूछा जाएगा भाई संघात्मक शासन प्रणाली क्या है। जिसे भारत में अगर आप देखो कैसे शासन प्रणाली, भाई हमारे यहां पर संघीय शासन प्रणाली है। क्या है? संघीय शासन प्रणाली कहां पर भाई? हमारे देश भारत में ही है। संघीय शासन प्रणाली में क्या होता है? संघीय शासन प्रणाली में अगर आप देखो भाई एक केंद्र सरकार होती है और कई सारे राज्य सरकारें होती है। जैसे अगर देखो भाई भारत में देखोगे तो भाई मेरे एक मोदी सरकार है, उसी प्रकार से देखोगे हरियाणा की सरकार अलग है, पंजाब की सरकार अलग है, बिहार की सरकार है, राजस्थान की सरकार है, उड़ीसा की सरकार है। इसी को बोलते भाई संघीय शासन प्रणाली। भारत में कैसी शासन प्रणाली भाई? संघीय शासन प्रणाली है। संघीय शासन प्रणाली को ऐसे समझ लो भाई मेरे, जहां पर संघीय शासन प्रणाली होगी, जो केंद्र सरकार होगी, एक केंद्र सरकार होती है और जो अलग अलग राज्य होते हैं वहां पर राज्य सरकारें काम करती हैं। इसी को भाई हम लोग कहते हैं संघीय शासन प्रणाली। संघीय शासन प्रणाली में अगर आप लोग देखोगे दो प्रकार की सरकार होती है। एक तो भाई केंद्र सरकार होती है, जैसे भारत में देखो भाई संघीय शासन है तो हमारे यहाँ पर देखोगे एक केंद्र सरकार है ना भाई, मोदी सरकार है। उसी प्रकार से आप लोग देखोगे ना एक राज्य सरकार होती है ना, देखते नहीं भाई, एक तो मोदी सरकार है, दूसरा देखोगे दिल्ली में देखो रेखा गुप्ता की सरकार है। उसी प्रकार से भाई अगर आप लोग बिहार से देखो, बिहार से हो तो देखोगे भाई एक केंद्र में मोदी की सरकार है, दूसरा देखोगे बिहार की सरकार है जिसको कह सकते हैं नीतीश कुमार चला रहे हैं। उसी प्रकार से भाई अगर आप यूपी से देखोगे तो भाई एक नरेंद्र मोदी की सरकार है, दूसरा देखोगे योगी आदित्यनाथ की जो यूपी सरकार है। तो यानी संघीय शासन में क्या होता है भाई मेरे, दो सरकारें होती हैं, एक केंद्र सरकार होगी, एक राज्य सरकार होगी। संघीय शासन में क्या था? संसदीय और संवैधानिक विभाजन। भाई जहां पर भी संघीय शासन होता है वहां पर खास तौर से शक्तियों को बंटवारा कर दिया जाता है। भाई संघात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है, जैसे भारत में देखोगे केंद्र और राज्य में भाई मेरे शक्तियां बटी होती हैं। खास भाई मेरे जो संघात्मक शासन होता है, जो संघीय शासन प्रणाली होती है, इसमें केंद्र सरकार के लिए शक्ति अलग है, राज्य सरकार के लिए भाई शक्तियों को बंटवारा अलग कर दिया जाता है। यानी दोनों के लिए भाई मेरे शक्तियों को जो बंटवारा है वो अलग अलग रूप से बटी होती है भाई मेरे। चाहे यानी संसद में, यानी खास संघीय शासन प्रणाली में क्या होता है भाई मेरे कि यहां पर शक्तियां बटी रहती हैं। भाई केंद्र सरकार अलग चीजों पर कानून बनाएगी, राज्य सरकार अलग चीजों पर कानून बनाती है। सर्वोच्च संविधान, भाई संघीय शासन में कहता है जो संविधान होता है सबसे ज्यादा सर्वोच्च होता है। संघीय सरकारों में क्या होता है भाई मेरे, संघीय सरकार और राज्य दोनों संविधान के अधीन काम करती हैं। जहां पर भी आप देखो भाई संघात्मक शासन है वहां पर संविधान सबसे बड़ा है। अगर आप देखो भाई हमारे देश में भी संघात्मक शासन है ना, तो भाई संविधान ही भाई सर्वोपरि होता है। संघात्मक शासन प्रणाली में खास तौर से आपको यह दिखाई देगा
कि जो संविधान है, संविधान ही भाई मेरे सर्वोच्च है, संविधान ही भाई मेरे सब कुछ होता है संघीय शासन में, समझ गए। जैसे भारत में अगर आप देखो भाई संसद सबसे बड़ा भाई, यानी क्या संविधान सबसे बड़ा, संविधान से बड़ा कोई नहीं होता। संघात्मक शासन में ये होता कि संविधान जो है भाई सर्वोपरि है। देखो भाई संघात्मक शासन में क्या था भाई, दोहरी कार्यपालिका होती है। दोहरी कार्यपालिका मतलब समझते हो भाई, प्रधानमंत्री की भी कैबिनेट होती है और मुख्यमंत्री की भी कैबिनेट होती है ना, इसलिए बोलते भाई दोहरी कार्यपालिका। देखो संघीय शासन में क्या होता भाई मेरे, कि यहां पर दो प्रकार की कार्यपालिका होगी। जैसे अगर आप लोग देखो भाई मेरे, एक तो नरेंद्र मोदी की भी भाई कैबिनेट है, उसी प्रकार से आप जिस राज्य से आते हो वहां पर देखोगे जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री की भी कैबिनेट होती है। तो दोहरी कार्यपालिका खासतौर से कहां पर दिखाई देती भाई मेरे, संघीय व्यवस्थाओं में। विवाद निर्णय, संघीय व्यवस्था जहां पर भी होती है वहां पर अगर कोई विवाद हो गया, यानी केंद्र सरकार राज्य सरकार में अगर किसी चीज को लड़ाई हो गई या किसी चीज को मतभेद हो जाता है, तो भाई सीधा न्यायालय जो होता है उस संविधान के जरिए इसका समस्या का हल निकालता भाई संघीय शासन में। संघीय शासन में क्या था भाई, एक केंद्र सरकार होती है और अलग अलग राज्य सरकारें होती हैं, और केंद्र और राज्य सरकारों में भाई मेरे कह सकते हैं शक्तियों को बंटवारा कर दिया जाता है। यही होता भाई मेरे संघीय शासन व्यवस्था। और भारत में भी अगर आप लोग देखोगे तो हमारे देश में क्या भाई मेरे, हमारे देश में भी भाई मेरे संघीय शासन व्यवस्था ही है। हमारे यहां पर भी देखोगे तो संघात्मक शासन प्रणाली ही है, ठीक है। संघीय शासन प्रणाली के भाई गुण क्या है, तो देखिएगा संघात्मक शासन प्रणाली में क्या था भाई, क्षेत्रीय विविधता होती है। अलग अलग क्षेत्रों और अलग अलग इलाकों के लिए कह सकते हो कि ध्यान में रखते हुए अलग अलग इलाके होते हैं। संघीय व्यवस्था में क्या होता है, संघीय शासन प्रणाली में क्या होता है भाई, शक्तियों को बंटवारा कर दिया जाता है। केंद्र सरकार को अलग शक्ति मिलेगी, राज्य सरकार को अलग शक्ति मिलती है। राज्य सरकारों को भी भाई बहुत सारी शक्तियां और अधिकार मिलते हैं भाई संघीय शासन में। संघीय शासन में कह सकते जो राज्य सरकार होती है उसको भी काम करने की पूरी स्वतंत्रता है, उसको भी भाई मेरे काम करने की पूरी आजादी होती। कहां पर, संघात्मक शासन प्रणाली में, ठीक है। खास से राजनीतिक स्थिरता भाई मेरे संघात्मक शासन प्रणाली में खूब होती है। यहां पर लोकतंत्र के लिए कह सकते भाई जो संघात्मक शासन प्रणाली है सबसे ज्यादा अच्छी बताई जाती है, क्योंकि यहां पर शक्तियों को बंटवारा कर दिया जाता है। संघात्मक शासन प्रणाली की क्या है भाई, जैसे अगर आप लोग देखोगे भाई भारत में संघात्मक शासन है तो देखते नहीं भाई, केंद्र सरकार जो है अलग अलग चीजों पर कानून, जैसे देखोगे जो केंद्र सरकार है वो विदेशी मामलों पर, सेना पर, रेलवे पर कानून बनाती है। उसी प्रकार से देखो भाई जो राज्य सरकार होती है वो क्या करती, जैसे विवाह पर, जमीन पर, कृषि पर, ये अलग प्रकार के कानून बनाती है। संघात्मक शासन की यह विशेषता है। भाई इसके दोष क्या है, संघात्मक शासन प्रणाली की कमियां क्या हैं, हानि क्या है। भाई संघात्मक शासन प्रणाली में क्या था कि केंद्र और राज्य सरकार में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता है, क्योंकि दोनों लड़ते रहते। देखते नहीं भाई हमारे देश में देखोगे तो हमेशा केंद्र सरकार और राज्य सरकार भाई मेरे लड़ती रहती है, देखते नहीं, पंजाब की सरकार और दिल्ली की सरकार भाई हमेशा लड़ती रहती है। उसी प्रकार से देखोगे तो भाई अभी प्रेजेंट टाइम में जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल की जो सरकार है हमेशा भाई मेरे मोदी सरकार से लड़ती रहती है। क्या है, तो खास तौर से संघीय शासन में देखो भाई केंद्र और राज्य हमेशा लड़ते रहते हैं। दूसरा क्या है, इसमें भाई मेरे प्रशासन पे भाई मेरे बहुत ज्यादा खर्चा होता है। भाई मोदी सरकार अलग खर्चा करती है, राज्य सरकार अलग खर्चा करती है। तो खास तौर से कह सकते हैं जो संघीय शासन होता है यहाँ पर खर्चा बहुत ज्यादा होता है। राज्य सरकार अलग खर्चा करती है, केंद्र सरकार अलग खर्चा करती है। दूसरा क्या है, नीति निर्माण के लिए अच्छी नहीं। कई बार होता है जो जहां पर संघीय शासन होता है यहाँ पर कोई नियम कानून बनना है तो भाई मेरे बहुत समय लग जाता है। देखते नहीं भाई मेरे, हमारे देश में भी अगर आप लोग देखोगे भाई कोई नियम बनना, कोई कानून बनना है तो भाई मेरे सालों साल लग जाते। देखते नहीं, सालों साल हमारे यहाँ पर भाई मेरे कोई कुछ हो नहीं पाता है, नियम कानून बनाए जाते हैं। खासतौर से जो संघीय शासन होता है यहाँ पर भाई राष्ट्रीय एकता को लेकर के जो कानून बनाए जाते हैं उसमें उसको बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। भाई अलग अलग राज्य सरकारें अपनी अलग अलग बात रखती हैं, इसलिए कह सकते हो कि खास तौर से जो संघीय शासन है उसमें हमको यह देखने को मिलता है कि यहाँ पर केंद्र और राज्य सरकार में हमेशा लड़ाई झगड़ा और विवाद भाई होता रहता है। देखते नहीं भाई मेरे, हमारे देश में भी भाई मेरे संघीय शासन है, हमारे देश में भाई मेरे संघात्मक शासन है। देखते नहीं हो, केंद्र सरकार राज्य सरकार हमेशा लड़ती रहती, देखते नहीं हो भाई। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार और केंद्र में भैया मोदी की सरकार हमेशा लड़ती रहती है, देखते नहीं। उसी प्रकार से जब भाई आप लोग जब केजरीवाल दिल्ली में थे, देखते नहीं थे, केजरीवाल हमेशा मोदी पर आरोप लगाते थे और ये आपस में दोनों लड़ते। यानी संघात्मक शासन, संघीय शासन में क्या होता भाई मेरे, केंद्र और राज्य रहते हैं और हमेशा लड़ते रहते हैं, दोनों में शक्तियों को बंटवारा भी होता है। यही होता भाई मेरे संघीय शासन, संघात्मक शासन प्रणाली, जहां पर केंद्र सरकार है और अलग अलग राज्य सरकारें हैं। यही होता भाई मेरे संघात्मक शासन, ठीक है। अगला होता भाई मेरे एकात्मक शासन। क्या है,
यानी जिसको बोलते हैं यूनाइटेड सिस्टम। एकात्मक शासन क्या है? एकात्मक शासन का मतलब है कि पूरे देश में सिर्फ एक ही सरकार है, यानी केंद्र सरकार ही होती है, राज्य सरकारें नहीं होती। खास तौर से भाई मेरे अगर आप लोग अमेरिका में देखोगे तो अमेरिका में भाई मेरे केंद्र सरकार होती है, राज्य सरकारें वहां पर नहीं होती हैं। राज्य सरकारें अगर होती हैं तो उनके पास शक्तियां बहुत कम होती है। एकात्मक शासन का मतलब होता है भाई मेरे कि सारी शक्तियां राज्य सरकार ना हो और सारी शक्तियां जब भाई मेरे केंद्र सरकार में ही रहती हैं, उसी को बोलते हैं भाई मेरे एकात्मक शासन। यानी पूरे देश में कह सकते हैं एकात्मक शासन में कहता है पूरे देश में सिर्फ एक सरकार है, केंद्र सरकार है, और सारी शक्तियां केंद्र सरकार में नहीं था, इसी को बोलते भाई एकात्मक शासन। एकात्मक शासन की भाई मेरे विशेषता क्या है? तो इसकी पहली विशेषता भाई सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास ही होती भाई मेरे एकात्मक शासन में। एकात्मक शासन में क्या होता है भाई मेरे कि सारी जो शक्तियां हैं, जो सारी पावर है, वो भाई मेरे केंद्र सरकार के पास ही रहती हैं। खासतौर से यहां एकात्मक शासन में होता है। दूसरा स्थानीय प्रशासन। भाई एकात्मक शासन में देखोगे तो भाई मेरे केंद्र सरकार के पास सारी शक्तियां हैं, जो स्थानीय प्रशासन होता है उसके पास शक्तियां तो होती हैं लेकिन नाम मात्र की होती हैं। एक समान कानून। एकात्मक शासन में देखो भाई जब एक ही सरकार है तो पूरे देश के लिए एक जैसा ही कानून और नियम बनाए जाते हैं। एकात्मक शासन में हमको यह भी दिखाई देगा कि पूरे देश में भाई मेरे जब एक ही सरकार है तो पूरे देश के लिए एक बराबर कानून बनाए जाते हैं और एक जैसे नियम कानून बनते हैं। एकात्मक शासन में क्या होता है भाई, शासन प्रशासन बहुत सरल हो जाता है क्योंकि एक सरकार है, एक ही सरकार का आदेश है। तो क्या होता है भाई एकात्मक शासन में देखोगे जो शासन प्रशासन है वो बहुत ज्यादा निर्णय लेने में बहुत तेज होता है। एकात्मक शासन में देखो भाई सरकार कोई भी डिसीजन या जो फैसला लेना है उसमें बहुत तेजी बरतती है। एकात्मक शासन में हमको यह दिखाई देगा कि प्रशासन बहुत सरल हो जाएगा। ठीक है। दूसरा कहता केंद्र सर्वोच्च। भाई एकात्मक शासन में देखोगे भाई मेरे सारी शक्तियां केंद्र सरकार के हाथ में रहती है, इसलिए यहां पर जो कह सकते जो केंद्र सरकार है भाई मेरे वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। जो स्थानीय सरकारें होती है उनके पास शक्तियां जो होती हैं वो डायरेक्ट केंद्र सरकार से मिलती हैं। और खास तो देखो भाई जहां पर एकात्मक शासन होता है वहां पर संविधान में भाई मेरे शक्तियों का बंटवारा बिल्कुल नहीं किया जाता है। एकात्मक व्यवस्था में देखेंगे तो संविधान में शक्तियों का बंटवारा नहीं किया जाता है क्योंकि भाई सारी शक्तियां तो भाई मेरे एक ही सरकार में निहित है ना, केंद्र सरकार में। तो भाई जहां पर सिर्फ केंद्र सरकार है वहां पर आप लोग कह सकते हैं कि शक्तियों का विभाजन या शक्तियों का बंटवारा हमें यहां पर नहीं दिखाई देता है। बल्कि जो संघीय शासन है वहां पर तो भाई मेरे शक्तियों का बंटवारा या विभाजन किया जाता है, लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर शक्तियों का बंटवारा नहीं करते। इसके भाई मेरे गुण क्या है देखिएगा, जो एकात्मक शासन होता है भाई मेरे एक जल्दी डिसीजन लेने में बहुत आसान है। एक ही सरकार है तो भाई कोई भी डिसीजन ले सकती ना। तो एकात्मक शासन की खासियत क्या है भाई, कह सकते हो कि कोई भी डिसीजन या कह सकते भाई मेरे कोई भी निर्णय ये बहुत जल्दी ले लेता है। इसकी खासियत यही है कि कोई डिसीजन लेना है, कोई निर्णय लेना है तो कोई भी भाई मेरे डिसीजन निर्णय बहुत जल्दी लेते हैं, क्विक डिसीजन लेते हैं, जल्दी फैसला करते हैं। एकात्मक शासन में भाई मेरे पूरे देश के लिए एक जैसे कानून बनाए जाते हैं। एकात्मक शासन में यह भी विशेषता होगी कि भाई पूरे देश के लिए या पूरे राज्य के लिए कह सकते एक जैसे कानून ही बनाए जाते हैं, यानी पूरा एक जैसा ही कानून बनेगा भाई मेरे एकात्मक शासन में। पूरा शासन प्रशासन भाई मेरे बहुत सरल होता है और खर्चा कम होता है। एकात्मक शासन में भाई मेरे जब दो सरकार नहीं है तो खर्चा भी कम होता है और बहुत आसानी से शासन प्रशासन चलता है। एकात्मक शासन कह सकते भाई मेरे देश की एकता और अखंडता बनाए रखता है। कहा जाता भाई मेरे कि एकात्मक शासन व्यवस्था में जब एक ही सरकार है तो कह सकते इससे भाई मेरे देश में राष्ट्रीय एकता और गौरव भी बढ़ता भाई मेरे एकात्मक शासन में। एकात्मक शासन के भाई मेरे दोस्त यानी कमियां क्या है भाई, क्या है एकात्मक शासन में कहते हैं शक्तियों को बंटवारा नहीं किया जाता है, इसलिए कभी कभी भाई मेरे जो केंद्र सरकार है वो तानाशाह हो सकती है। यहां पर सारी शक्तियां भाई मेरे केंद्र के सरकार में होती हैं, इसलिए कई बार सरकार शक्तियों का दुरुपयोग भी कर सकती है। या एकात्मक शासन में कहता भाई जो अल्पसंख्यक हैं, जो छोटे समुदाय हैं, इनको सरकार में कोई बहुत ज्यादा इनकी आवाज नहीं सुनाई देती है। जो खास से भाई में जो एकात्मक सरकार है ये सरकार लचीली नहीं है, ये बहुत ज्यादा एक प्रकार से सख्त सरकार होती है क्योंकि एक ही सरकार है, जल्दी सुनती भी नहीं है। यानी एकात्मक सरकार में देखोगे तो स्थानीय जरूरतों पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। जब एक ही सरकार है, देश बहुत बड़ा है, तो भाई कहां कहां तक पहुंचेगी। तो एकात्मक सरकार में क्या होता है कि जो सरकार होती है वो लोकल लेवल पर भाई मेरे बहुत कम ध्यान दे पाती है, एक खास उसे खासियत है। तो यहां पर भाई मेरे हम लोग इसकी तुलना भी करेंगे, देखिएगा संघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था में भाई यहां पर तुलना की गई है। यहां पर जो डायग्राम बना है, जो टेबल बनी है, टेबल भाई मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल को ध्यान देखो। संघीय शासन में क्या होता है, केंद्र और राज्य सरकार दोनों होती हैं।
एकात्मक शासन में केवल भाई मेरे केंद्र सरकार होती है। संघीय शासन में क्या होता कि शासन भाई मेरे जो बहुत जटिल और दोहरा शासन होता है। एकात्मक शासन में पूरे देश में एक ही शासन होता है। संघीय व्यवस्था भाई मेरे बहुत धीमा काम करती है, एकात्मक व्यवस्था भाई मेरे बहुत तेज काम करती है। संघीय व्यवस्था में भाई इसकी मान्यता कम है, यानी इसकी अधिक मान्यता संघीय व्यवस्था की, लेकिन एकात्मक व्यवस्था की मान्यता कम है। संघीय व्यवस्था भाई संविधान में शक्तियों का बंटवारा होता है संघीय व्यवस्था में, लेकिन जो एकात्मक व्यवस्था होती है इसमें संविधान में शक्तियों का बंटवारा नहीं होता है। संघात्मक सरकारों में एक सरकार है, सारे फैसले वही करती है, और संघीय व्यवस्था में क्या था कि यहाँ पर दोहरी सरकार होती है, दो सरकारें होती है, केंद्र सरकार राज्य सरकार होती है। तो भाई संघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था क्या है, यहाँ पर जो मैंने इसका टेबल बना रखा है, इस प्रकार से टेबल अगर आप लोग एग्जाम में बना रहे हैं, अगर दोनों पूछा जाता है, कई बार होता है एग्जाम में भाई मेरे दोनों पूछ लेगा, संघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था, जब दोनों पूछता तो आपको इस प्रकार से दोनों लिख करके आओगे तो भाई मेरे मैं जरूर कह सकता हूं एग्जाम में भाई मेरे बहुत बढ़िया नंबर आएगा। जैसे जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे लिख करके आइएगा, ठीक है भाई मेरे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, सत्तावादी शासन और लोकतांत्रिक शासन को बताओ। भाई सत्तावादी शासन मतलब समझते हो, सत्तावादी शासन का मतलब होता कि जहां पर भैया मेरे ताना सत्तावादी आ गए हैं, यानी एक प्रकार से जो शासक है बहुत ज्यादा क्रूर हो गया है, ठीक है, यानी सारी शक्तियां कुछ लोगों में कुछ व्यक्तियों में आ गई, इसको बोलते हैं सत्तावादी शासन, जिसको बोलते हैं अथॉरिटियन रिजीम, यानी किसी एक ग्रुप ने, किसी एक व्यक्ति ने पूरी सरकार को कंट्रोल करके चला रहा है, इसको बोलते हैं भाई सत्तावादी शासन। और लोकतांत्रिक शासन तो भाई आपको पता है जहां पर सरकार जो है डायरेक्ट जनता के द्वारा चुन करके आती है, जनता के प्रति जिम्मेदार होती है, इसको बोलते हैं भाई लोकतांत्रिक शासन। तो भाई एग्जाम में कई बार आएगा सत्तावादी शासन क्या होता है, इसको अंग्रेजी में भाई मेरे बोलते हैं अथॉरिटियन शासन। सत्तावादी शासन क्या है, सत्तावादी शासन वह व्यवस्था है जिसमें सभी राजनीतिक और प्रशासनिक शक्तियां एक ही छोटे दल या छोटे समूहों में हाथ में होती है, यही सत्तावादी शासन है। सत्तावादी शासन में कह सकते हैं जनता की भागीदारी कम हो जाती है, यानी आम जनता भाई मेरे सत्तावादी शासन में बहुत कम रिस्पॉन्सिबल होती है। सत्तावादी शासन क्या होता है कि जब सरकार कुछ लोगों की, कुछ व्यक्तियों की या कुछ छोटे समूहों की बनकर के रह जाती है, इसे बोलते हैं भाई सत्तावादी शासन। सत्तावादी शासन की भाई मेरे विशेषता क्या है, तो सत्तावादी जो शासन होता कि सत्ता जो है यानी जो सरकार है वो कुछ लोगों के द्वारा ही चलाई जाती है या कुछ समूहों के द्वारा चलाई जाती है सत्तावादी शासन में। यानी सत्तावादी शासन जो होता भाई मेरे इसमें क्या होता है कि जो सरकार है उस पर पूरा कंट्रोल कुछ लोगों का या कुछ समुदाय का हो जाता है, यही सत्तावादी शासन होता है। सत्तावादी शासन में भाई लोकतंत्र नहीं होता है, यहां पर एक सत्तावादी सरकार होती है जो सभी लोगों को न्याय नहीं करती है, सिर्फ वो अपने समुदाय की बात करती है। सत्तावादी शासन जो होता है भाई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, सत्तावादी शासन जो होता है भाई मेरे जनता के प्रति जिम्मेदार नहीं है। सत्तावादी शासन जो होता है जनता के प्रति जिम्मेदार नहीं होता है और ये जनता का खास तौर से ध्यान भी नहीं रखता है। सत्तावादी शासन भाई मतदान और चुनाव, क्या देखोगे सत्तावादी शासन कहीं पर भी होगा वहां पर जो वोट पड़ देंगे, जो वोट पड़ता है वो सिर्फ उसमें जनता बहुत ज्यादा भाग नहीं लेती है, उसका मन नहीं करता है। सत्तावादी शासन में देखोगे जो मतदान या चुनाव होता है वो एक प्रकार का मुखौटा होता है, झूठ फरेब होता है भाई मेरे सत्तावादी शासन में। सत्तावादी शासन में देखोगे भाई नियम कानून भाई मेरे बहुत ज्यादा कठोर होते हैं। सत्तावादी शासन देखोगे कि जो नियम कानून है बहुत कठोर है, आम जनता के लिए भाई मेरे बहुत ज्यादा कठोर नियम बनाए जाते हैं ताकि जनता बगावत ना करे, ताकि जनता को भाई मेरे डरा धमका के रखा जाता है। जहां पर जनता को डरा करके, धमका करके, मार के, पीट करके शासन किया जाता भाई मेरे, वही सत्तावादी शासन है जो क्रूर शासन है। यानी सत्तावादी कौन सा शासन है, जहां पर जनता को डरा के, धमका करके सरकार चलाई जा रही है, वही भाई होता है सत्तावादी शासन। सत्तावादी शासन के भाई गुण क्या है, तो सत्तावादी शासन भाई कोई भी निर्णय बहुत जल्दी ले लेता है, पहली बात। दूसरा, इमरजेंसी की स्थिति में कह सकते हैं सत्तावादी शासन कोई भी फैसले ले सकता है। सत्तावादी शासन में कहते हैं सरकार बिल्कुल फिक्स रहती है, कोई दूसरी सरकार नहीं आती है। सत्तावादी शासन भाई कमियां क्या है, दोष क्या है, तो भाई सत्तावादी शासन जनता के लिए अच्छा नहीं है, जनता को डरा के धमका के शासन करते हैं। सत्तावादी शासन भाई सभी को न्याय नहीं मिल पाता है। सत्तावादी शासन समाज के लिए और राजनीति के लिए भाई मेरे अच्छे नहीं है। सत्तावादी शासन जो है लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। तो सत्तावादी शासन भाई मेरे लोकतंत्र के लिए, लोगों के लिए, स्वतंत्रता के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। सत्तावादी शासन वही है कि पूरी सरकार कुछ लोगों के द्वारा चलाई जा रही है या किसी ग्रुप या किसी समूह के द्वारा जब पूरी सरकार चलाई जाती है उसी को भाई हम लोग बोलते हैं सत्तावादी शासन। यानी सरकार जब कुछ लोगों के हाथ में आ गई है या कुछ समूह ही सरकार को पूरा चलाते हैं, वही होता भाई मेरे सत्तावादी शासन। ठीक है, तो भाई मेरे सत्तावादी शासन भाई आपको एग्जाम में
देखने को जरूर मिलेगा। और जो जो मैं बता रहा हूं ये सारे करके जाने हैं। अगला हमारा क्या रहेगा भाई, लोकतांत्रिक शासन क्या होता है, यानी डेमोक्रेसी क्या होती है, सिस्टम क्या होता है भाई, लोकतंत्र क्या होता है। अरे लोकतंत्र भाई सबको पता है क्या होता है। अरे भाई मेरे, जहां पर जनता ही सरकार को चुनती है वही भाई मेरे लोकतंत्र है। जहां पर जनता को कह सकते हो कि बहुत ज्यादा शक्तियां होती हैं, अधिकार होता है, जनता ही डायरेक्ट सरकार को चुनती है, सरकार को हटा भी सकती है, और सरकार भाई जनता के लिए काम करती है, वही होता है भाई लोकतंत्र। लोकतंत्र तो सबको पता ना। लोकतंत्र जो शब्द है वह व्यवस्था को बताता कि यानी जो सरकार है, जो सत्ता है वो जनता के हाथों में ही है, यानी जनता ही सरकार को चुनती है और सरकार जो है जनता के लिए काम करती है, ये होता भाई लोकतंत्र। लोकतंत्र की भाई मेरे विशेषता क्या है, लोकतंत्र में क्या था कि भाई मेरे जनता ही सर्वोच्च है। लोकतंत्र में क्या, जनता ही सर्वोच्च है भैया, जनता ही मालिक है, बोला जाता हमारे देश में ना, हमारे देश में भाई लोकतंत्र है ना, कहते हैं भाई जनता ही मालिक है। जहां पर भाई मेरे जनता ही मालिक है, जनता ही सरकार को चुनती है, उसी को बोलते हैं भाई लोकतंत्र। दूसरा क्या, नियमित चुनाव। जहां पर भी लोकतंत्र देखोगे ना, वहां पर भाई समय से चुनाव होते हैं, निष्पक्ष चुनाव होते हैं, और यहां पर चुनाव आयोग बनाया जाता है जो भाई ईमानदारी के साथ भाई मेरे पूरा चुनाव करवाता है। लोकतंत्र में क्या होता है, नियमित चुनाव होते, यानी लोकतंत्र में देखो भाई समय समय से टाइमली क्या होता है भाई, इलेक्शन होता रहता है लोकतंत्र में। ठीक है, ऐसा नहीं होगा डिले हो जाएगा, कभी होगा कभी नहीं होगा। भाई लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत है नियमित चुनाव, समय समय पर चुनाव होता रहेगा और ईमानदारी के साथ भाई होता है लोकतंत्र में चुनाव। दूसरा, लोकतांत्रिक अधिकार। भाई लोकतंत्र में देखोगे नागरिकों को भाई सारे अधिकार मिलते हैं, वोट डालने का अधिकार मिलता है, बोलने का अधिकार मिलता है, सभी नागरिकों को बराबर लोकतंत्र जो होता है अपने नागरिकों को भाई मेरे कई प्रकार के अधिकार देता है, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, न्याय का अधिकार, और भाई वोट डालने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, पार्टी बनाने का अधिकार। तो भाई जो लोकतंत्र होता है भाई मेरे नागरिकों को कई प्रकार के जो अधिकार हैं, जो राइट है वो देता है। लोकतंत्र जो है क्या होता है, उत्तरदायी सरकार होती है। जहां लोकतंत्र होता है वहां पर जो सरकार होती है भाई वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि जनता ही सरकार को तो चुन करके भेजती भाई लोकतंत्र में ना। तो लोकतंत्र में जो सरकारें होती हैं वो सीधा जनता के प्रति जिम्मेदार हैं, वो जनता के प्रति भाई मेरे जवाबदेह होती है। लोकतंत्र में क्या होता है कि यहाँ पर जो सत्ता होती, जो शक्ति होती है उसको बांट दिया जाता है। लोकतंत्र में भाई जो देखोगे, जो सरकार होती है वो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका भाई मेरे अलग अलग प्रकार से बटी होती है। लोकतंत्र में देखो भाई शक्तियों का बंटवारा हो जाता है। लोकतंत्र में कार्यपालिका अलग काम करती है, न्यायपालिका अलग काम करती है, विधायिका जो अलग काम करती है। ठीक है भाई, लोकतंत्र के भाई मेरे क्या क्या गुण है। लोकतंत्र की पहली विशेषता कि भाई जनता के हितों को ध्यान में रखा जाता है और जनता ही भाई मेरे सरकार को चुनती है। लोकतंत्र में यही होता है। लोकतंत्र भाई दूसरा क्या है कि गुण क्या है कि समय से चुनाव होता है, नियम कानूनों का पालन किया जाता है। लोकतंत्र में कहा कि भाई सरकार जो है तानाशाही नहीं दिखा सकती है, सरकार पर जनता का कंट्रोल होता है। लोकतंत्र में क्या है, कानून और न्याय का पालन किया जाता है। लोकतंत्र में भाई, लोकतंत्र में देखोगे तो भाई हर चीज कानून से होती है, न्याय किया जाता है। लोकतंत्र में भाई एक प्रकार से समाज और राजनीति के लिए अच्छा माना जाता है। लोकतंत्र जो कह सकते भाई हमारे समाज के लिए और राजनीति के लिए इसको बहुत बेहतर माना जाता है भाई मेरे, बहुत अच्छा माना जाता है। किसको माना जाता है भाई, लोकतंत्र को अच्छा माना जाता है कि भाई सरकार के लिए अच्छा है, जनता के लिए अच्छा होता है भाई लोकतंत्र। लोकतंत्र में भाई जनता को बोलने का मौका मिलता है, घूमने फिरने का मौका मिलता है। लोकतंत्र में क्या होता है भाई, जनता को अधिकार मिलते हैं, उसको न्याय का अधिकार है, उसको कैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, किसी भी धर्म का पालन कर सकता है। भाई लोकतंत्र जो है अपने नागरिकों को भर भर के अधिकार देता है। लेकिन भाई मेरे अगर कहीं पर तानाशाही है वो तो भाई बिल्कुल अधिकार नहीं देगा, या कहीं पर आर्मी शासन आ गया वो कोई अधिकार नहीं होगा, तो मारेगा लात पे, पीठ पे, समझ गए। लोकतंत्र कह सकते नागरिकों को भाई खूब अधिकार देता है। भाई लोकतंत्र में भाई क्या क्या कमियां हैं, दोष क्या है, हानि क्या है। भाई लोकतंत्र में देखो, लोकतंत्र भाई बहुत धीमा काम करता है, जल्दी से काम करते नहीं। देखते नहीं अपने देश में डेमोक्रेसी है, या कोई इसकी सुनता कोई इसकी सुनता है, कोई बात बनी नहीं पाती। लोकतंत्र भाई मेरे बहुत धीमा काम करता है, जल्दी डिसीजन नहीं ले पाता। लोकतंत्र में भाई मेरे तानाशाही का खतरा हमेशा बना रहता है कि भाई कोई आकर के सरकार को कब्जा न कर ले। लोकतंत्र में कह सकते भाई जो राजनीति का अस्थिर रहती है। लोकतंत्र में हमेशा सरकारों को लेकर के लड़ाई झगड़ा विवाद होता है। लोकतंत्र में भाई चुनाव पर खूब पैसा खर्च होता है। लोकतंत्र की भाई मेरे सबसे बड़ी कमी है ये। लोकतंत्र में भाई मेरे समय समय से चुनाव होते हैं, और चुनाव में कह सकते भाई जनता के धन की भैया खूब बर्बादी होती। देखते नहीं हमारे देश में, देखते भाई अपने देश में लोकतंत्र है, और देखो इलेक्शन में भाई मेरे कितना चुनाव, इतना पैसा खर्चा हो रहा है, समझ गए। तो लोकतंत्र में कह सकते भाई चुनाव में भाई मेरे भर भर के पैसा बर्बाद किया जाता है। लोकतंत्र कह सकते बहुत ज्यादा खर्चीला है भाई मेरे, बहुत खर्चा होता है, खासतौर से इलेक्शन में सारा पैसा फूंक देते लोग। ठीक है, लोकतंत्र में देखोगे तो क्या होगा भाई मेरे, इसकी कमी है, इसकी बुराई है, कह सकते इसकी हानि है। क्या है
कि भाई सारा जो पैसा है वो चुनाव में ही उड़ा दिया जाता है। ठीक है, लोकतंत्र में क्या कमी है कि यहां पर भाई सरकार को लेकर के हमेशा लड़ाई झगड़ा होता है और कोई भी डिसीजन लोकतंत्र में जल्दी नहीं ले पाता है। देखो ना, लोकतांत्रिक सरकारें जहां पर भी होगी भाई वहां पर छोटा सा डिसीजन लेना है, भैया सैनिक को गोली चलानी, सैनिक भी सरकार से पूछेगा चलाएं क्या। तो लोकतंत्र भाई मेरे बहुत ही धीमा धीमा चलता है। वहीं पर भाई कोई तानाशाह है या वहां पर मिलिट्री शासन आ गया है, वो तो भाई फट से फैसला लेता है, गोली चला दो फट से। तो लोकतंत्र भाई कह सकते बहुत धीमा काम करता है। देखते नहीं हमारे देश भाई लोकतंत्र है, देखते नहीं भाई बोला जाता है पाकिस्तान के खिलाफ भाई हमारा सैनिक गोली नहीं चला सकता था बहुत पहले, लेकिन अब कह सकते भाई सरकार ने पूरी खुली छूट दे रखी, फटाफट चलाते रहो। तो भाई लोकतंत्र में यह कमी है कि बहुत स्लो काम करता, स्लोली है। दूसरा क्या है कि भाई इलेक्शन में खूब पैसा खर्चा कर देता लोकतंत्र में। ठीक है, ये कमियां है भाई इसकी, ये बुराइयां है, कह सकते हैं हानि है। ठीक है, कई बार एग्जाम में भी पूछेगा गुण दोष बताओ, हानि लाभ बताओ, इसका मतलब भाई सब एक ही होता है, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव बताना, समझ गए। अगर आएगा तो जो मैं बता रहा हूं आपको यही बताना है। देखिएगा भाई मेरे, अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा भाई मेरे, दबाव समूह क्या होते हैं। भाई जो सरकार पर दबाव डालने का प्रयास करते हैं, जैसे किसानों का समूह, भाई देखा नहीं किसान आंदोलन हो रहा था, देखा था 2021-22 में इतना बड़ा किसान आंदोलन किया, क्या था, दबाव समूह था भाई मेरे। देखते नहीं वो डॉक्टर जो होते काली पट्टी बांध करके काम करते हैं, क्या है, दबाव समूह है भाई, डॉक्टरों का दबाव समूह। देखते नहीं वकील वकील भाई मेरे जो स्ट्राइक कर देता है, सब दबाव समूह है, वकीलों का दबाव समूह है, स्ट्राइक कर देता वकील ना, हड़ताल कर देता है। उसी प्रकार से बैंक वाले, बैंक में जाओगे बोलेगा आज तो हड़ताल है भाई, आज तो सब कुछ बंद है, बोले काहे हड़ताल है, बोले सैलरी बढ़ाने के लिए सारे बैंक वाले हड़ताल कर रहे हैं। क्या है, यही होता भाई मेरे दबाव समूह, यानी प्रेशर ग्रुप, जो दबाव डाल करके भैया मेरी अपनी बातें मनवा रहे हैं। जैसे घर में बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा होता है, माँ बाप कोई बात कहते नहीं मानता है भाई, वो जैसे छोटा बच्चा है भाई मेरे, उसको अगर अपनी बात मनवानी है तो बोलता मैं खाना नहीं खाऊंगा, देखा होगा ना। उसी प्रकार से दबाव समूह कह सकते हो कि ये काम करना बंद कर देते हैं। जैसे किसान है भैया, वो काम, जैसे किसान है चक्का जाम कर देगा। जैसे बैंक वाले हैं, बैंक वालों को भैया, बैंक वालों को अगर दबाव डालना है कैसे करते हैं, काम ही नहीं करेगा, हड़ताल कर देगा। देखते नहीं रोडवेज वाले हड़ताल कर देते हैं, क्या है, यही होता भाई मेरे दबाव समूह, देखते नहीं हड़ताल कर देता है, तो हो जाता ना, यही होता भाई मेरे दबाव समूह। राजनीतिक दल क्या होता है, राजनीतिक दल भाई क्या होते हैं, सीधा सरकार बनाने की बात करता है। राजनीतिक दलों का बिल्कुल भाई स्पष्ट है, भाई सरकार में जाना, सरकार में जाकर के सारे काम को कर लेना, ये राजनीतिक दल होता है। देखो दबाव समूह क्या होता है भाई, दबाव समूह कह सकते, दबाव समूह ऐसे संगठन होते हैं, ऐसे ग्रुप होते हैं जो सरकार पर दबाव डाल करके अपने लिए नीतियों और कानूनों को बनवाने के लिए काम करते होता है भाई दबाव समूह। दबाव समूह जो होते हो भाई मेरे सरकार में नहीं होते हैं, सरकार से बाहर रह करके अपनी बातें मनवाते हो, सरकार पर दबाव डालते हैं। जैसे किसानों का दबाव समूह भाई देखा नहीं थे आप लोगों ने, किसान आंदोलन हुआ भाई मेरे, बाद में सरकार ने उस किसानों के आंदोलन के कारण उस बिल को वापस लिया। उसी प्रकार से देखो भाई जैसे व्यापारी वर्ग है, कई बार देखो स्टूडेंट भी दबाव समूह के रूप में काम करते हैं। जैसे महिलाओं के संगठन है, व्यापारी संगठन है, ये सब क्या भाई मेरे, ये सारे तो दबाव समूह है ना। दबाव समूह कह सकते हैं कि सरकार में नहीं जाते हैं, न तो ये चुनाव में भाग लेते हैं, ये सरकार से अपनी बातें मनवाने के लिए भाई मेरे आंदोलन करते हैं, धरना करते हैं और अपनी बातों को मनवाते भाई, उसी को हम लोग कहते हैं भाई दबाव समूह। यानी जो सरकार पर प्रेशर डाल करके, जैसे देखते नहीं भाई बैंक वाले भाई मेरे अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए हड़ताल कर देते हैं, रोडवेज वाले होते भाई मेरे किसी कोई बात हो जाएगी तो हड़ताल कर देंगे, क्या है, यही दबाव समूह है। यानी जो किसी प्रकार से अपनी बातों को मनवाने के लिए, प्रेशर डालने के लिए काम बंद कर दे रहे हैं या काम रोक दे रहे हैं या सड़क रोक दे रहा है, यही तो भाई मेरे दबाव समूह। ठीक है, दबाव समूह की भाई मेरे खासियत विशेषता क्या है, दबाव समूह भाई अनिश्चित उद्देश्य है। दबाव समूह का कोई खास उद्देश्य नहीं होता है, हर दबाव समूह का अलग उद्देश्य है भाई, किसी का किसान को लेकर के उद्देश्य है, किसी का मजदूर को लेकर के है। दबाव समूह भाई सरकार पर दबाव डालने का प्रयास करते हैं। दबाव समूह हमेशा भाई सरकार के जो नियम कानून होते हैं, जो नीतियां होती हैं, उनको हमेशा बदलवाने का प्रयास करते हैं दबाव समूह। दबाव समूह भैया क्या करता है कि सरकार पर प्रेशराइज करके, सरकार पर दबाव डाल करके वो लोग क्या करते हैं, बातों को मनवाने का प्रयास करता है। कौन करता है भाई, दबाव समूह। दबाव समूहों की अगर आप देखोगे तो खास तौर से इनकी यूएसपी है, यानी इनकी खासियत क्या है कि ये सरकार को प्रेशराइज करेगा ताकि भाई मेरे सरकार जो है इसकी बातों को मान ले। दबाव समूह में खास खासियत होती है, चुनाव में भाग नहीं लेते भाई दबाव समूह, कभी भी भाई मेरे इलेक्शन नहीं लड़ते, चुनाव नहीं लड़ते हैं।
राजनीतिक दल भाई मेरे दबाव समूह है भाई, चुनाव नहीं लड़ता, सरकार में नहीं जाते हैं, सरकार से बाहर रह करके अपनी बातें मनवाते हैं। दबाव समूह के भाई सदस्य भाई बहुत होते हैं। दबाव समूह में जो सदस्य होते हैं सबके लगभग एक जैसे टारगेट होते हैं। दबाव समूह देखोगे, दबाव समूह भाई बहुत ज्यादा संगठित रहते हैं, सरकार को हमेशा प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। दबाव समूह कह सकते भाई हमेशा अपनी बात मनवाने के लिए भाई आंदोलन करते हैं, धरना देते हैं, सड़क जाम करते हैं, चक्का जाम करते हैं। सारा कौन करता भाई? दबाव समूह तो करता है। देखते नहीं, सड़क जाम कर देगा, चक्का जाम कर देगा, बांध काट देगा, सड़कें काट देगा, दबाव समूह तो होता है। रेल रोक देते, देखना रेल रोको आंदोलन करते हैं, देखते नहीं हो, ट्रेन ही रोक देगा। ये सब दबाव समूह है जो अपनी बात मनवाने के लिए किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन जुलूस करते हैं, कई बार काम बंद कर देगा। ये तो दबाव समूह है। दबाव समूह भाई कितने प्रकार का होता है? तो भैया सबसे पहला होता है आर्थिक दबाव समूह। क्या होता है? जैसे व्यापारियों का दबाव देखते हैं भाई, जो व्यापारी कपड़ा व्यापारी या हीरा व्यापारी है भाई मेरे, सुनार हैं, इनका भी दबाव समूह होता है भाई। कई बार ये लोग भी बातें मनवाने के लिए धरना वरना देते हैं। फिर होता है सामाजिक दबाव समूह, जैसे महिलाओं का संगठन है, बच्चों का संगठन है, एक होता भाई मेरे सामाजिक दबाव समूह। एक होता पेशेवर दबाव समूह, जैसे डॉक्टरों का दबाव समूह अलग है, डॉक्टरों का दबाव समूह है, वकीलों का दबाव समूह है, टीचरों का दबाव समूह है, आईएएस आईपीएस है, उनका भी उन्होंने भैया दबाव समूह बना रखा है कि अपनी बात मनवाने के लिए प्रदर्शन कर देगा, करते हैं। एक होता है एकल दबाव समूह, जिसे पर्यावरण को लेकर के दबाव समूह होते हैं। या अगर आप देखोगे जैसे भाई मेरे खासतौर से जैसे कह सकते कि जो नशा है, इसको लेकर भी दबाव समूह बनाए गए हैं। दबाव समूह से अलग होता भाई राजनीतिक दल। देखो राजनीतिक दल कह सकते हैं दबाव समूह से भाई मेरे बिल्कुल अलग है। राजनीतिक दल कह सकते हैं भाई खास तौर से चुनाव जीत करके सरकार में आकर के और अपना काम करवाने वाले जो दल होते हैं वही होता राजनीतिक दल। भाई राजनीतिक दल ऐसे संगठन होते हैं जिनका उद्देश्य है भाई चुनाव जीत करके सीधा सरकार बनाना। राजनीतिक दलों का सिंपल सा उद्देश्य होता भाई चुनाव जीतना और सीधे सरकार में जाना। जैसे भारत में अगर देखोगे, जैसे कांग्रेस राजनीतिक दल है, भाजपा आम आदमी पार्टी है। भाई राजनीतिक दल जो होते हैं सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। कोई भी राजनीतिक दल हो वो सत्ता प्राप्त करके अपने काम को करवाना चाहते हैं। राजनीतिक दलों की भाई मेरे विचारधारा होती है। कोई भी राजनीतिक दल होगा उसकी एक विचारधारा होती है, उसका एक कार्यक्रम होता है। राजनीतिक भाई चुनाव में भाग लेते हैं। कोई भी राजनीतिक दल होगा तो भाई मेरे चुनाव में भाग लेगा, चुनाव जीतकर को सीधा सरकार बनाना चाहते हैं ताकि वह अपने मंसूबे पूरे कर सकें। राजनीतिक दल कह सकते भाई ये लोग देश के लिए, राष्ट्र के लिए भाई नीतियां नियम बनाते हैं। राजनीतिक दल क्या करते भाई? जनता की समस्याओं को सुनते हैं, जनता की समस्याओं को समाधान कौन करता भाई? राजनीतिक दल। जो राजनीतिक दल लोग क्या करते भाई? जनता की समस्याओं को सुनते हैं और जनता की तकलीफों को दूर करने का प्रयास कौन करता भाई मेरे? राजनीतिक दल। राजनीतिक दलों का भाई क्या होता है? यही इनका मेन कार्य होता है। तो कई बार एग्जाम में भाई मेरे आपसे पूछ सकता है कि दबाव समूह और राजनीतिक दलों में अंतर बताओ, दबाव समूह किसे कहते हैं, दबाव समूह कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो दबाव समूहों को लेकर के भाई मेरे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है और कई बार पूछा गया है। तो जो मैं बता रहा हूं इसको आप लोग जरूर करके जाइएगा। मुझे लगता है दबाव समूह या राजनीतिक दल एक ऐसा टॉपिक है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा भाई मेरे। जो मैं समझा रहा हूं ना, इसी को अगर आपने अच्छे से समझा, बेहतर तरीके से आप इसको लिखिएगा तो एग्जाम में आपको 100% मार्क्स मिलेगा। ठीक है, जो मैं बता रहा हूं अगर आप इसको समझते जाएंगे तो कोई दिक्कत वो आपको खास तौर से एग्जाम में आने वाली है नहीं। जितना मैं करवा रहा हूं इतना करके जरूर जाइएगा। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को 100% मिलेगा जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई मेरे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा? राजनीतिक दल और राजनीतिक दलों के भाई काम बताओ। भाई राजनीतिक दल क्या होते हैं? राजनीतिक दल कह सकते हैं भाई मेरे ऐसे संगठन होते हैं जिनका मुख्य उद्देश्य चुनाव जीत करके सत्ता में आना और सरकार बनाना होता है। मैंने बताया ना, राजनीतिक दल क्या चाहते हैं? सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं भाई मेरे राजनीतिक दल। राजनीतिक दल क्या करते हैं भाई? अपनी विचारधारा बनाते हैं, चुनाव में भाग लेते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जनता के लिए भाई मेरे काम करते हैं। राजनीतिक दल क्या करते हैं? देश के लिए, राष्ट्र के लिए भाई काम कौन करता है? राजनीतिक दल। यानी राजनीतिक दल क्या करते भाई? चुनाव जीत करके अपने मुद्दों को, अपनी समस्याओं को समाधान करने के लिए क्या करते भाई? राजनीतिक दल सीधा चुनाव लड़ते हैं और सरकार बनाने का। भाई राजनीतिक दलों का क्या कार्य है? इस प्रकार का क्वेश्चन भाई एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि राजनीतिक दलों का कार्य बताओ, राजनीतिक दलों का भैया काम बताओ। भाई राजनीतिक दलों का क्या काम है? तो भाई राजनीतिक दलों का भाई पहला काम है सत्ता प्राप्त करना। भाई हर एक राजनीतिक दल यही चाहता भैया सरकार बन जाए, सरकार बनाना ही भाई कह सकते हैं सभी राजनीतिक दलों का पहला काम है। चुनाव जीत करके सरकार बनाना सभी राजनीतिक दलों का कह सकते हैं पहला काम है। दूसरा क्या? राजनीतिक दल भाई लोकतंत्र को हमेशा चलाने की बात करते हैं।
राजनीतिक दल क्या करते हैं भाई, लोकतंत्र को हमेशा चलाने की बात करते हैं। राजनीतिक दल यही चाहते हैं कि भाई हमेशा चुनाव होता रहे समय समय से। राजनीतिक दलों का दूसरा काम है, राजनीतिक दल क्या करते हैं, जनता के हितों के लिए काम करते हैं भाई, जनता की समस्याओं का समाधान करता भाई राजनीतिक। कोई भी राजनीतिक दल होगा, चाहे बीजेपी है, चाहे आम आदमी पार्टी है, चाहे कांग्रेस है, कोई पार्टी भाई, सभी राजनीतिक दल क्या करते हैं भाई, जनता की समस्याओं का समाधान करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, जनता की समस्याएं सुनते हैं। ये कौन करता है, राजनीतिक दल। राजनीतिक दल क्या करते हैं भाई मेरे, नीतियां और नियम बनाते हैं। राजनीतिक दलों का काम होता है भाई देश के लिए नियम कानून बनाना, देश के लिए नीतियां बनाना। राजनीतिक दलों का काम क्या भाई, देश के लिए नियम बनाना, कानून बनाना, ऐसे नियम कानून बनाना जिससे भाई मेरे जनता की भलाई हो सके। राजनीतिक दलों का मेन काम ये होता है कि भाई मेरे ऐसे नियम बनाओ, ऐसे कानून बनाए भाई मेरे जिससे जनता को फायदा हो, ये काम करते हैं। राजनीतिक दल जो होता है भाई जनता को जागरूक करते हैं। राजनीतिक दल क्या करते हैं भाई, जनता को राजनीतिक रूप से जागरूक करते हैं, उनको समझाते हैं, बुझाते हैं। राजनीतिक दल क्या करते हैं, लोकतांत्रिक निर्णय भाई यानी राजनीतिक दल क्या करते हैं भाई, सरकार को जवाबदेह बनाते भाई। अगर जो जैसे मान लो अगर आप देखोगे, जैसे भाई देखोगे बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस विपक्ष में है, तो भाई कांग्रेस जो राजनीतिक दलों के हमेशा क्या करता है कि सरकार को हमेशा जवाबदेह नहीं, सवाल वाल खूब पूछते थे भाई। जो राजनीतिक दल सरकार नहीं बना पाते हैं वो हमेशा सरकार से भाई मेरे सवाल पूछता रहता है। राजनीतिक दल क्या करते हैं, सामाजिक एकता और विविधता को बनाने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक दल भाई जनता की समस्याओं को उठाते हैं। राजनीतिक दल भाई सरकार बनाने का काम करते हैं। राजनीतिक दल कह सकते हैं विपक्ष में भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दलों का काम होता है भाई सरकार बनाना, इनका मुख्य उद्देश्य होता है। राजनीतिक दल क्या करते हैं भाई, चुनाव लड़ते हैं, चुनाव में उम्मीदवार खड़े करते हैं। राजनीतिक दल कह सकते भाई चुनाव प्रचार करते हैं, रैली करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, जनता की समस्याएं सुनते हैं। भाई राजनीतिक दलों का तो यही तो कार्य है, यानी यही तो काम है, और राजनीतिक दल भाई मेरे यही सारा काम करते हैं, याद रखिएगा। अब हम लोग बात करें भाई दलीय व्यवस्था, पार्टी सिस्टम कितना है, तो भारत में भाई मेरे कौन कौन दल कितने प्रकार के होते हैं, और दलीय व्यवस्था की बात करेंगे। तो दल क्या है, दल वह प्रणाली है जिसमें एक देश में राजनीतिक दलों की कितनी संख्या है। भाई अगर आप देखो भारत में कितने राजनीतिक दल हैं, भाई हमारे देश में तो भाई मेरे बहुत सारे राजनीतिक दल हैं ना। तो इसी आधार पर हम बात करें दलीय व्यवस्था क्या है। तो देखिए भाई दलीय व्यवस्था, भाई सबसे पहला दलीय व्यवस्था कहते हैं एक पार्टी दलीय व्यवस्था, वन पार्टी सिस्टम क्या होता है भाई मेरे, जिस देश में एक ही दल हो, एक ही पार्टी हो, एक ही पार्टी जब पूरे देश में चुनाव लड़ती है, पूरे देश में जब एक ही पार्टी होती है, इसको हम लोग कहते हैं भाई एक दलीय व्यवस्था, इसी को बोलता जाता है भाई वन पार्टी सिस्टम। जैसे देखोगे भाई मेरे उत्तर कोरिया है, चीन है, इन देशों में अगर आप देखोगे तो एक ही पार्टी है, बार बार एक ही सरकार चुनाव लड़ती है, वही बार बार जीत करके आती है। तो एक दलीय व्यवस्था में क्या होता है कि पूरे देश में एक ही पार्टी होती है, वही चुनाव लड़ती है, वही सरकार बनाती है, सभी कामों को वही देखती है। खास तौर से चीन में देखोगे और उत्तर कोरिया में देखोगे तो वहां पर भाई मेरे एक ही दलीय व्यवस्था है, पूरे देश में सिर्फ एक ही पार्टी है, वही सरकार चलाती है, वही सब काम करती है, वही चुनाव लड़ती है, बाकी कोई दूसरी पार्टी नहीं होती। अगर होती भी है तो जनता उनको चुनती नहीं है। एक दलीय व्यवस्था भाई मेरे यही होता है। दूसरा था भाई द्विदलीय व्यवस्था। द्विदलीय व्यवस्था मतलब जिस देश में दो पार्टियां होती हैं, एक पार्टी सरकार में होती है, एक पार्टी विपक्ष में होती है। जैसे अगर आप लोग देखो भाई, जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, वहां पर भाई दो दलीय व्यवस्था है। अमेरिका में देखोगे और ब्रिटेन में देखोगे, वहां पर पूरे देश में भाई दो पार्टी है। जिसे अमेरिका में देखोगे तो भाई अमेरिका में भाई एक तो रिपब्लिक है पार्टी, दूसरा डेमोक्रेट्स है। अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, ऐसे देश है जहां पर भाई पूरे देश में दो दलीय व्यवस्था है, यानी इसको बोलते हैं भाई टू पार्टी सिस्टम। जब किसी देश में भाई मेरे दो दल होते हैं, दो ही दल चुनाव लड़ते हैं, एक दल जीतता है, एक दल विपक्ष में जाता है, इसको कहते हैं भाई दो दलीय व्यवस्था। जैसे अगर आप देखोगे अमेरिका हो गया है, ब्रिटेन हो गया है, यहां पर दो दलीय व्यवस्था है। भाई तीसरा होता है भाई मेरे बहुदलीय व्यवस्था, जहां पर जिस देश में भाई मेरे बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं और बहुत सारी पार्टियां चुनाव में भाग लेती हैं, इसको बोलते हैं भाई बहुदलीय व्यवस्था। जैसे आप देखो भाई भारत में क्या है, भाई हमारे देश में तो भाई मेरे बहुदलीय व्यवस्था है ना, कई सारी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। भाई हमारे देश में अगर आप लोग देखोगे भाई हमारे यहाँ पर बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, नीतीश कुमार की पार्टी है, लालू की पार्टी है। तो भारत में कैसा भाई सिस्टम है, हमारे यहाँ तो भाई मेरे बहुदलीय व्यवस्था है, इसको बोलते भाई मल्टी पार्टी सिस्टम। दुनिया भर के पार्टियां भाई मेरे अपने देश में तो। और बहुदलीय व्यवस्था में क्या होता है कि भाई मेरे कि दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर के सरकार बनाती हैं, वो होता भाई मेरे बहुदलीय व्यवस्था। भारत में देखो भाई कैसी व्यवस्था, दलीय व्यवस्था,
तो हमारे देश में भाई बहुदलीय व्यवस्था है, देखते नहीं हो, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां, देखते नहीं हो, आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, ठीक है, दुनिया भर की पार्टियां हैं। भारत में तो भाई बहुदलीय व्यवस्था है। राजनीतिक दलों के कितने प्रकार हैं भाई? पहला राजनीतिक दल कितने प्रकार के, कई प्रकार के होते हैं। जिसका होता भाई राष्ट्रीय दल, राजनीतिक जो जो पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ती है, पूरे देश में जिसकी पहचान होती है, उसको बोलते हैं भाई राष्ट्रीय दल। जैसे बीजेपी और कांग्रेस भारत में राष्ट्रीय दल है। फिर होता भाई राज्य दल, जो पार्टी सिर्फ केवल राज्य में चुनाव लड़ती है और किसी राज्य में फेमस है, उसको बोलते हैं भाई राज्यीय दल। जैसे तमिलनाडु में डीएमके है और एआईडीएमके है। एकल मुद्दा दल क्या होता है? जब कोई पार्टी सिर्फ एक ही मुद्दे पर की राजनीति करती है, उसको बोलते हैं एकल मुद्दा दल बोलते हैं, ठीक है। भाई राजनीतिक दल और दलीय व्यवस्था को लेकर के भाई मेरे एग्जाम में क्वेश्चन 100% पूछेगा। जैसे एग्जाम में आएगा राजनीतिक दलों के प्रकार बताओ, ठीक है, एक दलीय शासन प्रणाली, द्विदलीय शासन प्रणाली, बहुदलीय शासन प्रणाली, इस प्रकार का क्वेश्चन भाई मेरे आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा। पार्टी सिस्टम क्या है? एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, इस प्रकार का क्वेश्चन भाई मेरे आपको 10 नंबर में या 20 नंबर में जरूर आएगा। राजनीतिक दलों का कारण बताओ, राजनीतिक दलों के प्रकार बताओ, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा तो जो मैं बता रहा हूं भाई मेरे, यही आपको एग्जाम में लिख करके आना है, क्योंकि क्वेश्चन यही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा भाई मेरे। अगला हमारा क्वेश्चन करेगा भाई सैन्य शासन क्या होता है, मिलिट्री शासन क्या होता है भाई मेरे? भाई जहां पर सरकार को हटा करके सेना जो है डायरेक्ट शासन करने लग जाए, वो तो भाई मिलिट्री शासन, वही होता भाई मेरे सैन्य शासन ना। जैसे अगर एग्जांपल बताऊं, जिसे भाई आप देखोगे हमारे देश में क्या भाई मोदी सरकार है, मोदी की सरकार को भाई पूरी जनता ने चुन रखा है। मान लीजिए भारत की जो सेना है, वो सेना सरकार को हटा करके सेना स्वयं शासन करने लग जाए, तो इसको बोलते भाई मिलिट्री शासन, इसी को बोला जाता है सैन्य शासन। देखते नहीं भाई बांग्लादेश में क्या हुआ, अरे बांग्लादेश की जो सरकार थी उसको हटा करके वहां पर भाई मेरे मिलिट्री शासन आ गया। पाकिस्तान में देखो भाई कई बार मिलिट्री शासन आ जाता है। मिलिट्री शासन क्या है, सैन्य शासन क्या है कि जब चुनी हुई सरकार को भाई मेरे जनता ने जिस सरकार को चुना है, जब चुनी हुई सरकार को आर्मी, जब चुनी हुई सरकार को आर्मी हटा करके आर्मी यानी सेना भाई मेरे स्वयं शासन करने लग, खुद शासन करने लग जाती है, उसी को भाई मेरे हम लोग कहते हैं सैन्य शासन। सैन्य शासन क्या है? सैन्य शासन वह व्यवस्था है जहां पर सेना का जो अधिकारी है वही आकर के सरकार को चलाने लग जाता है, या कह सकते सेना सरकार को चलाने लग जाती है, उसी को भाई कहते हैं सैन्य शासन। जहां पर पूरा शासन, पूरी सरकार सेना चला रही है या सेना के द्वारा चलाया जा रहा है, इसी को भाई हम लोग कहते हैं सैन्य शासन। सैन्य शासन क्या है कि जहां पर सरकार को कौन चलाता भाई? सेना चलाती है, सेना ही पूरी सरकार को कंट्रोल कर रही है। क्या है? जहां पर सेना ही सरकार को पूरी तरीके से कंट्रोल करती है, वही होता भाई मेरे सैन्य शासन, यानी सेना का शासन है ना, सैन्य शासन यही है। इस प्रणाली में कह सकते हैं कि लोकतंत्र को खत्म कर दिया जाता है, उसकी जगह पर कह सकते हैं सेना पूरी तरीके से भाई काबिज हो जाती है। यहां सैन्य शासन में क्या होता है कि भाई सारा जो नियम होगा, सारा जो डिसीजन होता है केवल सेना लेती है। जिसे अगर आप देखोगे भाई पाकिस्तान में देखो कई बार सैन्य शासन आया है, म्यांमार हो, थाईलैंड हो, यहां पर भी भाई मेरे सैन्य शासन रहा है। सैन्य शासन की क्या विशेषता है भाई? मिलिट्री शासन अगर आ जाता क्या खासियत है? सैन्य शासन में क्या था, सरकार पर पूरा कंट्रोल जब भाई मेरे सेना का हो जाता है, वही सैन्य शासन होता है। यानी पूरी सरकार भाई मेरे सेना के हाथ में चली जाती है, सेना का कोई अधिकारी या सेना के जरिए जब सरकार को चलाया जाता है, यही सैन्य शासन है। सैन्य शासन में क्या था, लोकतंत्र को खत्म कर दिया जाता है। सैन्य शासन में क्या था, चुनी हुई सरकार को हटा देते हैं, सैन्य सरकार क्या करती भाई मेरे लोकतंत्र को खत्म कर देती है और सेना स्वयं शासन करने लग जाती है और चुनाव होने बंद हो जाते भाई सैन्य शासन में। सैन्य शासन में सारी शक्तियां किसके हाथ में होती है? सेना के हाथ में होती है। सैन्य शासन भाई मेरे हमेशा जल्दी निर्णय लेता है, जल्दी डिसीजन लेता है। सैन्य शासन भाई जो कानून बनाता है उस केवल सेना को ध्यान में। सैन्य शासन में देखो भाई बहुत ही ज्यादा कठोर नियम कानून बनाए जाते, याद रखिएगा। जहां पर भी आप लोग देखोगे, जहां पर भी सेना का शासन है भाई मेरे, वहां पर बहुत ही ज्यादा कठोर शासन होता है। आर्मी का शासन है ना, तो एक प्रकार से बहुत हार्ड शासन होता है, बहुत कठोर शासन होता है। आम जनता को भाई मेरे बहुत ज्यादा दुख और तकलीफ देता सैन्य शासन, क्योंकि जनता तो भाई मेरे इतनी सख्त नहीं है ना, तो जनता को डरा के धमका करके भाई मेरे खास तौर से सैन्य शासन होता है। बंदूक की नोक पर शासन हो रहा भाई सैन्य शासन है, समझ लीजिए। सैन्य शासन कहता अल्पकालिक होता है भाई, सैन्य शासन कहीं पर भी आता लंबे समय तक नहीं रहता है, बाद में इसी के खिलाफ जनता बगावत कर देती है, तो सैन्य शासन भाई मेरे हट भी जाता है।
सैन्य शासन क्या कि जहां पर सरकार को हटा करके कोई सेनापति, सेना का जो मेजर है, जनरल है, कुछ भी कह लीजिए, और या सेना स्वयं आकर के शासन करने लग जाती है, वही होता है भाई मेरे सैन्य शासन। सैन्य शासन कितने प्रकार का है? तो सैन्य शासन देखिएगा, सबसे पहला भाई कड़ा सैन्य शासन होता है, जहां पर सेना सीधे सरकार को चलाने लग जाती है, इसको बोलते हैं भाई ये सैन्य शासन होता है, जिसे म्यांमार में हुआ था। संवैधानिक सैन्य शासन क्या भाई, कहीं कहीं पर देखो भाई संविधान में सेना को लेकर के बातें की जाती हैं, जिसे पाकिस्तान में कई बार चुनावी सरकारें सेना के प्रभाव में रही, तो कई कई जगह देशों में देखो भाई संविधान में सेना का प्रावधान है। सैन्य तख्ता पलट, सैन्य तख्ता पलट मतलब समझते हो, जब चुनी हुई सरकार को, क्या बोला मैंने, जब चुनी हुई सरकार को यानी जो सेना है, जो आर्मी है, हटा देती है और स्वयं शासन करने लग जाती है, इसको बोलते हैं सैन्य तख्ता पलट। यानी अचानक बलपूर्वक या कह सकते बंदूक की नोक पर जब सरकार को हटा करके सेना स्वयं शासन करने लग जाती है, इसको बोलते हैं सैन्य तख्ता पलट। बोलते हैं तख्ता पलट हो गया। तख्ता पलट का मतलब क्या था, सेना जब चुनी हुई सरकार को हटा देती है, सरकार भाग जाती है, सेना स्वयं शासन करने लग जाती है, एक है सैन्य तख्ता पलट। सैन्य शासन के क्या हानि क्या लाभ है भाई? सैन्य शासन जहां पड़ेगा, सैन्य शासन भाई कोई भी डिसीजन बहुत जल्दी लेता है। ये लोग सैन्य शासन में देखो भाई युद्ध का बड़ा समर्थक होता है सैन्य शासन। सैन्य शासन में भाई मेरे भ्रष्टाचार कम होता है, राजनीति कम होती है सैन्य शासन में। सैन्य शासन भाई कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी फैसला लेना है, बहुत जल्दी लेता है। सैन्य शासन भाई जनता पर बहुत ज्यादा क्रूरता करता है, जनता को डरा के धमका के रखता भाई सैन्य शासन, याद रखिएगा। सैन्य शासन क्या करता भाई, सेना का शासन कहीं पर भी अगर जनता को डरा के धमका करके मार के पीट करके शासन करता है। सैन्य शासन की अगर मैं बात करूं तो भाई मेरी इसकी हानि क्या है, इसका दोष क्या है? तो सैन्य शासन भाई मेरे लोकतंत्र के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, ना तो ये जनता के लिए अच्छा है। सैन्य शासन भाई सरकार का दुरुपयोग करता है, सरकार सैन्य शासन भाई राजनीति को खत्म कर देता है, समाज में विद्रोह और समाज में हिंसा को बढ़ाता है। सैन्य शासन जनता के लिए काम नहीं करता है, जनता को मारता है, पीटता है, जनता को डरा के धमका के शासन कौन करता है भाई मेरे? सैन्य शासन करता है। तो भाई एग्जाम में आपको सैन्य शासन यानी मिलिट्री शासन क्या होता है, सैन्य शासन की विशेषता बताइए। सैन्य शासन कितने प्रकार का होता है? ये भाई मेरे सेना का शासन क्या है भाई, जहां पर चुनी हुई सरकार को यानी इलेक्टेड गवर्नमेंट को जब हटा करके यानी चुनी हुई सरकार को, जैसे भाई मान लीजिए हमारे देश में मोदी सरकार है, भाई मेरे मोदी की सरकार को अगर हटा करके इंडियन आर्मी या भारतीय सेना करके शासन करने लग जाए तो भाई बोला जाएगा भारत में भाई मेरे सैन्य शासन आ गया। इसी को बोलते हैं भाई मेरे हम लोग सैन्य शासन। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं करवा रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन भाई मेरे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या इनको पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए इनको जरूर करके जाइएगा। ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेंगे, जितने मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं बहुत बार भाई मेरे एग्जाम में आए हैं और इनको पूछा भी गया है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है भाई मेरे, तुलनात्मक शासन क्या होता है, इसको बताना है। तुलनात्मक शासन क्या होता है, तुलनात्मक सरकार क्या होती है, ये भाई मेरे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तुलनात्मक शासन क्या है? तुलनात्मक शासन मतलब समझते हो क्या होते हैं? जब हम राजनीति में भाई मेरे किसी प्रकार की तुलना करते, कंपैरिजन करते, इसको बोलते हैं तुलनात्मक शासन, या उसी को बोलते हैं भाई तुलनात्मक राजनीति। तुलनात्मक शासन या तुलनात्मक राजनीति क्या है कि भाई मेरे जब हम राजनीति में जो भी चीजें हैं जब तुलना करते, कंपैरिजन करते, वही तो तुलनात्मक राजनीति है। जिसे भाई मान लीजिए कि भारत की न्यायपालिका का मैं चीन की न्यायपालिका के साथ तुलना करेंगे, वही तुलनात्मक राजनीति है। तुलनात्मक शासन क्या है, तुलनात्मक सरकार का तुलनात्मक राजनीति क्या होती है? तो तुलनात्मक शासन क्या होता है? तुलनात्मक शासन वह है जिसमें विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का, नीतियों का, संस्थानों का तुलना की जाती, भाई वह तुलनात्मक शासन है। तुलनात्मक राजनीति कह लो या तुलनात्मक शासन कह लो, याद रखिएगा एग्जाम में भाई मेरे बोलेंगे तुलनात्मक राजनीति, तो आप लोग तुलनात्मक राजनीति ध्यान रखिएगा। मैं जो आपको बता रहा हूं क्या है तुलनात्मक राजनीति, तो भाई तुलनात्मक राजनीति क्या है? तो तुलनात्मक राजनीति क्या होता है भाई मेरे कि विभिन्न देशों की कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका जब अध्ययन किया जाता है, ये तुलनात्मक राजनीति है। एग्जाम्पल 4, जिसे मान लीजिए भाई मेरे कि मैं भारत की न्यायपालिका का अमेरिका की न्यायपालिका के साथ भाई तुलना कर रहा हूं, यही भाई मेरे तुलनात्मक राजनीति, यही होती तुलनात्मक राजनीति, यही होता तुलनात्मक शासन। इसका उद्देश्य होता भाई कि समझना, अलग अलग देशों में राजनीति को समझने के लिए हम लोग क्या करते भाई तुलनात्मक राजनीति करते हैं। अलग अलग देशों की न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, सरकार, इसका तुलना करते भाई मेरे, ये होते भाई तुलनात्मक राजनीति। जिसे भारत की संसद की तुलना अमेरिका के अध्यक्षात्मक शासन से करें, भाई भारत में तो भाई मेरे क्या है संसदीय शासन है,
और अमेरिका में क्या है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, राष्ट्रपति शासन है। तो इसकी जब हम तुलना करेंगे, यही होता भाई मेरे तुलनात्मक शासन, यही होता भाई मेरे तुलनात्मक राजनीति। तुलनात्मक शासन क्या, राजनीति की प्रकृति क्या है, शासन की जब भाई राजनीति हमेशा कर लेना, ठीक है। यहाँ पर जो शासन आ गया है, तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति बताओ भाई। तुलनात्मक राजनीति क्या है, तुलनात्मक राजनीति एक प्रकार का भाई मेरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जिसमें अलग अलग देशों की घटनाओं का, राजनीतिक घटनाओं की भाई हम तुलना करते हैं। सामान्यीकरण होता है, अलग अलग देशों की नीतियों का या हम लोग संस्थानों का सामान्य सिद्धांत निकालते हैं। तुलनात्मक राजनीति क्या करती है, ये एकता लाने का प्रयास करती है, विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं को हम लोग समान करने का प्रयास करते हैं। तुलनात्मक राजनीति में क्या होता है भाई, सैद्धांतिक और व्यवहारिक अध्ययन किया जाता है। तुलनात्मक राजनीति में अगर आप देखोगे, नीतियों के आधार पर, सरकार के व्यवहार के आधार पर भाई मेरे हम लोग तुलना करते हैं। समस्या समाधान केंद्रित होता है। तुलनात्मक राजनीति क्या करती है, राजनीति में जो भी समस्याएं हैं, तुलनात्मक राजनीति क्या करती है भाई मेरे, राजनीति में जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करती है, वही भाई मेरे तुलनात्मक राजनीति। तुलनात्मक राजनीति क्या करती है भाई मेरे, कि जो राजनीति में जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान कौन करता है भाई मेरे, तुलनात्मक राजनीति। तो तुलनात्मक शासन का कौन कौन सा क्षेत्र है भाई, तुलना जो हम करते हैं। तो जैसे राजनीतिक संस्थाओं की तुलना, जैसे भाई मान लीजिए मैं राष्ट्रपति की तुलना कर रहा हूं, भारत के राष्ट्रपति की तुलना भाई मेरे अमेरिका की राष्ट्रपति से कर दी, ये भाई मेरे तुलनात्मक राजनीति है। भारत की संसद की तुलना भाई मेरे मैंने जापान की संसद से कर दी, ये तुलनात्मक राजनीति है। न्यायपालिका, भाई भारत की न्यायपालिका की तुलना हम लोगों ने भाई पाकिस्तान की न्यायपालिका से कर दी, ये तुलनात्मक राजनीति है। भाई भारत में जो राजनीतिक दल हैं किसी और देश के राजनीतिक दलों से तुलना कर दी, तुलनात्मक राजनीति है। कई बार हम लोग राजनीतिक प्रक्रियाओं की भी तुलना करते हैं, जैसे भारत में कैसे चुनाव होता है और चीन में कैसे चुनाव होता है, इसकी भी तुलना कर देते हैं, भाई तुलनात्मक राजनीति है। भारत में नीतियां कैसे बनती हैं, नियम कैसे बनता है, इसकी तुलना भाई हम श्रीलंका से करते हैं, तुलनात्मक राजनीति है। ठीक है, तुलनात्मक राजनीति क्या किया जाता है भाई, यानी हर एक चीज की हम भाई मेरे क्या करते, तुलना करते, कंपैरिजन करते हैं, यही तुलनात्मक राजनीति है। राजनीतिक व्यवहारों का, जैसे मतदान, दबाव समूह, इसकी भी भाई हम लोग तुलना करते तुलनात्मक राजनीति में। सामाजिक और आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव की भी तुलना करी जाता ना, तुलनात्मक राजनीति हम क्या करते हैं भाई, समाज की भी तुलना करते हैं, कल्चर की भी तुलना करते हैं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति की भी तुलना की जाती है। तुलनात्मक राजनीति में अगर आप देखो भाई मेरे, जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है उनकी भी तो तुलना करते हैं तुलनात्मक राजनीति में ना। जो तुलनात्मक राजनीति भाई मेरे क्या करते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है, भारत का संबंध भाई अमेरिका के साथ कैसा है इसकी भी तुलना करते हैं, और भारत का संबंध चीन के साथ कैसा है इसकी भी तुलना करते हैं। तो यही तुलनात्मक राजनीति ना। तो तुलनात्मक राजनीति में क्या होता है कि राजनीति में भाई मेरे जो भी चीजें हैं उनकी हम एक से दूसरे से क्या करते, कंपैरिजन करते, तुलना करते हैं, यही भाई मेरे तुलनात्मक राजनीति है। तो एग्जाम में भाई मेरे तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक शासन क्या होता है, इस प्रकार का क्वेश्चन भाई मेरे आपको एग्जाम में 100% आएगा, याद रखिएगा। तुलनात्मक राजनीति क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन भाई मेरे आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूं ये सारे क्वेश्चन आपको करके जाना है, कोई भी क्वेश्चन भाई मेरे आपको छोड़ना नहीं। मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूं, इसको जरूर करके जाइएगा। जैसे कई बार एग्जाम में आपसे जरूर पूछेगा, खास तौर से ये आता है कि भाई मेरे यानी विकसित और विकासशील देशों में राज्य क्या है, दिखेगा। जैसे क्वेश्चन कई बार पूछेगा, विकसित और विकासशील देशों में राज्य क्या है, कई बार आएगा। ठीक है, राज्य की बदलती हुई प्रकृति, इसको जरूर करिए, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य की बदलती हुई प्रकृति, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट, इसको जरूर कर लीजिएगा, खासतौर से आ सकता है। और विकसित और विकासशील देशों में राज्य क्या है, ये जरूर पढ़ लेना। ठीक है, विकसित और विकासशील देशों में राज्य क्या है कर लेना, यानी 10.5 कर लेना। और एक कर लेना भाई 10.8, राज्य की बदलती हुई प्रकृति। भाई आज के समय में जो राज्य है उसकी प्रकृति, उसका नेचर किस प्रकार से बदल रहा है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकते हैं, जो कि खास तौर से पूछा जा सकता है। अगला जो हमारा चैप्टर क्या रहेगा, चैप्टर नंबर 11वां देखिएगा, क्या रहेगा, राज्य नागरिक संबंध। इसमें खास तौर से आप लोग ना नागरिक और राज्य में क्या संबंध है, नागरिक समाज और राज्य में क्या संबंध है ना, 11.3 जरूर कर लेना कि भाई नागरिक समाज में और राज्य में क्या संबंध है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो खास तौर से एग्जाम में कभी कभार पूछा जाता है, इसलिए इसको भी कर लेना। देखिए भाई क्या रहेगा, 12वां चैप्टर क्या रहेगा, वैश्वीकरण के युग में राज्य। तो इसमें आपको सिर्फ एक क्वेश्चन करना है, राज्य की संप्रभुता पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है। क्या पढ़ना है, राज्य की संप्रभुता पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई मेरे, बहुत बार पूछा गया है कि भाई मेरे जब से वैश्वीकरण हो गया है
तब से राज्य कैसे बदल गए भाई। पहले राज्य के पास भाई मेरे बहुत सारी शक्तियां होती थी, ठीक है, राज्य बहुत ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन जब से वैश्वीकरण हुआ है तब से कहते हैं भाई राज्य की जो शक्तियां धीरे धीरे कम हुई हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन भाई मेरे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। वैश्वीकरण के चरण में राज्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, यानी 12.4 जो है राज्य की संप्रभुता पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसके जरूर करके जाइए। अगला हमारा चैप्टर क्या रहेगा, इसमें से भाई जो मैं बताऊंगा उसको जरूर कर लेना आप लोग भाई मेरे, करना कर लेना उदारवाद, ठीक है, उदारवाद पढ़ लेना, एग्जाम में कई बार आ सकता है। उदारवाद मार्क्सवाद दो कर लेना, मुझे लगता है उदारवाद कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, उदारवाद और भाई मेरे मार्क्सवाद। उदारवाद मार्क्सवाद जरूर पढ़ लेना। जिसे आधुनिक उदारवाद क्या है, परंपरागत उदारवाद क्या है, तो उदारवाद मार्क्सवाद जरूर पढ़ लेना। कई बार एग्जाम में भाई मेरे उदारवाद को लेकर के क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं, उदारवाद। और दूसरा भाई मेरे मार्क्सवाद, ठीक है। बहुलवाद क्या होता कि जहां पर अलग अलग किसी भी एक देश में अलग अलग संप्रदाय अलग अलग जाति के लोग थे, उसको बोलते हैं बहुलवाद। उदारवाद क्या है, जहां पर सरकार जो है बहुत ज्यादा लचीली है यानी नागरिकों को ज्यादा शक्तियां हैं, वही होता है उदारवाद। मार्क्सवाद क्या होता है कि मार्क्सवाद कार्ल मार्क्स भाई मेरी विचारधारा जो कहता है कि भाई समाज में दो वर्ग बन गए हैं, एक तो मजदूर वर्ग है और दूसरा की जो एक मजदूर वर्ग, दूसरा पूंजीपति वर्ग है, और जो पूंजीपति भाई वो मजदूरों का शोषण कराए, तो मार्क्सवाद है। तो मार्क्सवाद और उदारवाद जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि एग्जाम में भाई मेरे आपसे पूछे जा सकते हैं। जो मैंने जितने टॉपिक बता रखे हैं, लास्ट में जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए इनको भी पढ़ लीजिएगा, और जितना मैंने पढ़ा रखा है इतना करके चले जाइएगा। एग्जाम आपका 100% अच्छा होगा। इसी में से भाई मेरे एग्जाम में पूछा जाता है, बाहर से आपको खासतौर से देखने को कुछ ज्यादा मिलेगा नहीं। जितना मैंने बताया है इतना पढ़ के चले जाइएगा, एग्जाम में मोस्टली आपको यही आएगा।